हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो आज का डेली हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस आज हम करेंगे। आज है डेट 25 जून, ठीक है, संडे है। तो एडिटोरियल आज के दिन में उतने खास आते नहीं हैं और आते भी नहीं हैं उतने। आर्टिकल्स भी मतलब बहुत कम आते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होंगे उनको हम देखेंगे। हम जो भी करंट के जो भी न्यूज़ होगी उसको हम स्टैटिक के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका इस वीडियो में करंट और स्टैटिक दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो एट लास्ट एंड तक देखना, ठीक है। तो आज की आर्टिकल्स हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। सबसे पहला एक आर्टिकल है, ये मिसिंग लेटर मीन्स टू द नो वर्क। ये मनरेगा से रिलेटेड, इसके बारे में हम देखेंगे, मनरेगा के बारे में जानेंगे। दूसरा एक प्रेसिडेंट रूल को लेकर आर्टिकल है कि अभी एक डिमांड आ रही थी कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा स्टैटिक भी कवर कर लेंगे। फिर आगे ये सारे आर्टिकल हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल नेचर में है या फिर ऐसे खास आर्टिकल नहीं है जो उसको लेकर। ये एक डॉग स्टरलाइजेशन को एक ये आर्टिकल आया हुआ है, ये मैंने कल के पेपर में भी डिस्कस किया हुआ है। 20 जून या फिर 21 जून को भी मैंने डिस्कस किया हुआ ये वाला आर्टिकल, ठीक है। तो लगातार 5-6 दिन से इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोग को प्रीवियस वीडियो आपने देखी है तो प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डॉग स्टरलाइजेशन प्रोग्राम को लेकर के चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आते टाइम पे मैं इसको एक बार डिस्कस कर लूँगा। फिर और बाकी ये चीज़ें उतनी हैं नहीं, बाकी सारे पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, हमारे काम के नहीं, ये भी पॉलिटिकल्स हैं। और ये भी मैंने अन्य भाग्य स्कीम जो है, क्या नाम है, कर्नाटका की, उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। मैंने 2 दिन से लगातार मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। वो एमएससी स्कीम जो है एफसीआई की, उसको रिगार्डिंग लेके आर्टिकल है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर मैं देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो इसके बारे में डिस्कस कर दूँगा। और नहीं देखा है तो आप प्लीज़ कल के या परसों को जो लास्ट 2 दिन के जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल हैं आप उनको भी एक बार देख लेना अच्छे से, तो आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर ये एक आर्टिकल है, ये एथिक्स के पेपर के लिए मैंने इसको डाल रखा है कि एथिक्स के पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है कम्युनल हार्मनी को लेकर के। एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो उन चीज़ों को। फिर एड्स हैं, और ये भी एक आर्टिकल है, क्या नाम है, होम मेकर्स को लेकर के, ठीक है। एक जजमेंट आई हुई है हाई कोर्ट की, तो उसके हम देख लेंगे क्या जजमेंट है। कुछ उतना खास आर्टिकल नहीं है। और फिर ये सारे आर्टिकल भी उतने खास नहीं है, सबके एक ओपिनियन दिया हुआ है, मतलब उतना कुछ खास नहीं है इन सारे आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। और नीचे आ जाओ, ये सारे भी आर्टिकल उतने खास नहीं है। एक आर्टिकल ये है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो और एक ये अभी पीएम मोदी, क्या नाम है, इजिप्ट में गए हुए हैं आफ्टर यूएसए, ठीक है। तो इंडिया इजिप्ट का एक एडिटोरियल कराया हुआ था, बहुत अच्छा था, इंडिया इजिप्ट के रिलेशन को लेकर के। वो मैंने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ाया हुआ है एडिटोरियल एनालिसिस में। अगर आपने कल का नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। उसमें मैंने इंडिया इजिप्ट के जो रिलेशन है उसके रिगार्डिंग जो व्यू पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। एक आर्टिकल ये एसएसजी को लेकर आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनके रूल क्या है सैनिटेशन और हेल्थ को लेकर के, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल भी अच्छा है। इंडिया ने एक mRNA वैक्सीन बनाई है, इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है। एक न्यू आर टेक्नोलॉजी जो आने वाली है अभी, जो उसके रिगार्डिंग एक बिल आया है, उसके जो प्रोविजंस है उसके में चैलेंजेस क्या क्या है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल, ये भी अच्छा आर्टिकल है। फिर आगे आ जाते हैं, और आगे आर्टिकल उतने कुछ खास नहीं है ये सारे। एक आर्टिकल ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है कि जो वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम ये देखेंगे। और एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो होते हैं उनके रिगार्डिंग एक स्टडी आई है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और इंडिया यूएस फाइटर जेट डील जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स है जो आपके इंडिया यूएस रिलेशन में, उसमें आप डाल सकते हो कि इंडिया यूएस जो फाइटर जेट डील है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके अगर उसमें, ठीक है, इंडिया यूएस रिलेशन में। और एक सेल्फ कल्टिवेटेड चिकन, लैब मेड चिकन की जो अभी एक नई, क्या नाम है, वे आ रही है कि लैब मेड चिकन के लिए, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि लैब मेड चिकन जो है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और कैसे चीज़ें ठीक है। ये आर्टिकल थोड़ा अच्छा है उस चीज़ को लेकर के। और चाइना पाक की न्यूक्लियर डील है, ये उतना खास आर्टिकल नहीं है, बस इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अगर वनडे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं डाल दूंगा। उतना इंडिया के पर्सपेक्टिव में उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ये एक आर्टिकल दिया हुआ है प्रोफाइल्स में कि जो अभी गांधी पीस प्राइज़ मिलने वाला है, ठीक है, किसको, गीता प्रेस को, गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये गीता प्रेस के बारे में एक आर्टिकल दिया हुआ है पूरा, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ गीता प्रेस का के बारे में और गांधी पीस प्राइज़ के बारे में भी। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको फिर से मैं एक बार बता दूंगा गांधी पीस प्राइज़ के बारे में, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, जाते टाइम मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है।
इसमें बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या, गांधी पीस प्राइज़ 2021, ठीक है। ये भी मैं ऑलरेडी एक बार एक पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये अभी एक डीप सी ट्रेजिडी जो हुई है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं से वनडे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग क्या क्या नाम था। एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग ये एक आर्टिकल है, ये भी अच्छा आर्टिकल, इसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे हम कंप्लीट। और ये IRDA को लेकर के एक नए प्रोविजंस जो आए हुए हैं उसके रिगार्डिंग है, ये भी अच्छा आर्टिकल है। इसको थोड़ा और अच्छा मैंने बनाया है स्टैटिक से रिलेट करके, ठीक है। और आ जाते हैं, और बाकी ऐसे कुछ खास आर्टिकल नहीं, ये इतने आर्टिकल थे यही हैं। तो मतलब टोटल 15 से 16 आर्टिकल हैं आज के लिए। उसमें काफ़ी जो है सिंगल स्टेटमेंट्स वाले हैं, तो उसको भी हम देखेंगे जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं, सबसे पहला आर्टिकल है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल ये कहता है कि अ मिसिंग लेटर टू नो वर्क, ठीक है। तो इनका ये बताना है कि ये एक मिस मैच है कहीं ना कहीं मनरेगा जॉब को लेकर और आधार को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो इसमें इन्होंने एक केस में बताया हुआ कि एक इंसान की केस स्टडी बताई है कि उनके क्या नाम है मिट नहीं हो पा रही हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो नेम है, कहीं वो जो आधार कार्ड में जो नेम है और जो मनरेगा की बेनिफिशरी लिस्ट है वो जो नेम आता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसमें उनको दिक्कत आ रही है कि उनका नाम जो है जो मिस मैच है कहीं ना कहीं नेम आधार कार्ड और मनरेगा की जो कार्ड है उन दोनों को नेम लेकर के, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि अभी जैसे 30 जनवरी को एक जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इनकी एक ये मैंडेटरी आई थी कि जो पेमेंट होगी ना मनरेगा की वो आधार लिंक्ड होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या नाम है एक डेडलाइन दी हुई थी कि February 1 होगा, डेडलाइन होगी, जिसके बाद क्या नाम है और 2 एक्सटेंशन दिए जो कि अभी June 30 तक है कि June 30 तक जिन लोग का अगर मनरेगा कार्ड है वो अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है उन्हें अपना लिंक करा लेना है, ठीक है। तो उसके बारे में ये दिया हुआ है कि उसके बाद ये थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है, डेटा हमारे काम का इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल में हमारे इंपॉर्टेंट सबसे काम की चीज़ क्या है, मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा के रिगार्डिंग हम पूरा एक डिस्कशन करेंगे, देखेंगे मनरेगा में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए काम किया और मनरेगा क्या है, ओके। तो मनरेगा की बात करें तो मनरेगा एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि प्रोवाइड करता है लीगल राइट टू वर्क, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर मनी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि आपको वर्क करना है, साथ में उसके एक्सचेंज में आपको मनी दिया जाएगा। एक एवरेज की बात करें तो हर दिन ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है 14 लाख साइट्स पे, ठीक है। एम क्या है इसका, इनहेंस करना लाइवलीहुड सिक्योरिटी को रूरल एरिया में एटलीस्ट 100 डे का गारंटीज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, ये हर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, हर हाउस होल्ड को दे करके जिनका एडल्ट मेंबर चाहे तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए अप्लाई कर सकता है, ओके। हर एडल्ट मेंबर, ठीक है, हर एक हाउस होल्ड का, जरूरी नहीं है कि वो APL BPL को। ये क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक वनडे, ये UPSC में आया था क्या, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, कि हु कैन बी अ मेंबर ऑफ मनरेगा। तो उसमें ये है कि हर एक एवरी हाउस होल्ड, किसी भी हाउस होल्ड का कोई भी इंसान बन सकता है, कोई ऐसा नहीं कि APL या BPL की वो लिमिट है, ओके। फंडिंग की बात करें तो सेंटर और स्टेट जो है जो फंडिंग होती है वो शेयर करते हैं। सेंटर 100% बियर करती है अनस्किल्ड लेबर का जो कॉस्ट होती है, 75% वो बेयर करती है सेमी स्किल्ड की, और स्किल्ड लेबर की 75% वो करती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, और 6% जो होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है उनकी कॉस्ट को ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, बाकी जो बच जाती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। करंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ लोग, 15.51 करोड़ जो एक्टिव वर्कर्स हैं जो कि मनरेगा स्कीम के अंदर इनरोल्ड हैं। फीचर्स की बात करें, लीगल राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है, ये एम्प्लॉयमेंट देता है एडल्ट मेंबर ऑफ द रूरल हाउस होल्ड जो हैं उनके लिए। वुमेन की बात करें तो एटलीस्ट 1/3 जो बेनिफिशियरी हैं, मतलब वह 15.51 में से अप्रॉक्सीमेटली 1/3 मतलब 5 करोड़ बेनिफिशरीज अप्रॉक्सीमेटली वुमेन है, ठीक है। जो वेजेस इसमें प्रोवाइड की जाती हैं वो एग्रीकल्चर लेबर्स को क्या नाम है स्पेसिफाई की गई मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में, उसके अकॉर्डिंगली वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं। टाइम बाउंड गारंटी वर्क है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो 15 दिन के अंदर दी जाएगी, बीइंग डिमांड टू फेल विच एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मस्ट बी गिवन। तो जिस दिन वो अप्लाई करता है इंसान उसके 15 दिन के अंदर उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उसको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगी उस इंसान को, ठीक है। तो कहीं ना टाइम बाउंड गारंटी वर्क मिलता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इसमें जो ग्राम पंचायत होती है, जो PRIs हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसकी प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। तो ग्राम सभा जो है उनको रिकमेंड करना होता है वर्क की जो भी अंडरटेक किया जाएगा, और एटलीस्ट 50% जो वर्क है ना वो कहीं ना कहीं ग्राम सभा एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, कहीं ना कहीं प्रोविजंस हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के, वॉल राइटिंग के, सिटीजन इन्फॉर्मेशन बोर्ड के, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के और सोशल ऑडिट के, ठीक है। ये सारी चीज़ें ग्राम सभा करती है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी है। सिग्निफिकेंस की बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है मनरेगा स्कीम की, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है रूरल पीपल के लिए, और साथ ही
लाइवलीहुड इंश्योर करती है रूरल एरिया में। स्कीम की बात करते हैं तो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन है वुमेन का, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का इसमें, साथ ही साथ जो और मार्जिनलाइज सेक्शन जो है सोसाइटी के उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और वेज रेट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं अभी रूरल एरिया में, और जिसकी वजह से स्ट्रेंथन करता है रूरल इकोनॉमी को, और साथ ही जो रूरल एरिया है वहाँ पे क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है ना, उसका भी ये डिप्लॉयमेंट करता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी रूरल एरिया में हो। साथ ही साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी फैसिलिटेट करता है, ताकि जो वाटर कंजर्वेशन है, ठीक है, वो उसमें जो इसका कंट्रीब्यूशन है उससे ये साफ साफ पता लगता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर काम जो होते हैं वो इरीगेशन से रिलेटेड होते हैं इसमें। अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो मोर देन 3 करोड़ एसेट्स जो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है वो रूरल जॉब के थ्रू वहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है। और इसका जो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं जो वाटर कंजर्व करने का 2800 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर ये जो पूरे जो एसेट्स बनाई हैं उनके थ्रू कंजर्व किया जा सकता है। ओके, चैलेंजेस क्या क्या हैं? लो वेज रेट हैं, ठीक है, जो वेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं लो हैं। इसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनके में जो इंटरेस्ट होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 176 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली मेन के लिए है, और 142 या 148 अप्रॉक्सीमेटली, नहीं 200 में समथिंग है, ठीक है, लेकिन मतलब ये 200 के अप्रॉक्स ही है, ठीक है, 250 के अप्रॉक्स है। तो कहीं ना कहीं लो वेज रेट, इसकी वजह से जो लोग होते हैं ना उतना इंटरेस्ट नहीं होते इन चीज़ों पे काम करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं मैं दूसरी जगह अपना लेबर प्रोवाइड कर दूँ जहाँ पे उनको थोड़ा वेज ज़्यादा मिल रहा हो। इनसफिशिएंट बजट एलोकेशन होता है, कहीं ना कहीं जो स्टेट्स होते हैं वो पूरे उनके जो फंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट होते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो फंड्स को उतनी जल्दी सैंक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से फंडिंग का गैप हो जाता है, जिसकी वजह से जो वर्क होते हैं ना वो पीक सीजन में कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाते हैं। पेमेंट डिले होता है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऑर्डर्स के बाद भी जो वेरियस इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है इसके रिगार्डिंग जो कैलकुलेशन हो सके कि फुल वेज सिस्टम का और जो पेमेंट होता है कंपनसेशन का, इन दोनों चीज़ के बारे में कोई कैलकुलेशन का वो सिस्टम भी नहीं है, और पेमेंट डिलेस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि फंडिंग की कमी होती है। करप्शन और इरेगुलरिटीज़ हैं कि जो फंड जो होते हैं बेनिफिशरीज तक में पहुंचने चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत कम होते हैं, जो कि एक्चुअल फंड एलोकेट किए जाते हैं वेलफेयर स्कीम्स में। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मिडिल मैन्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो पैसे खा जाते हैं। जो स्कीम्स होती हैं उनके एलोकेमेंट के लिए वो स्कीम सैंक्शन तो हो जाती है, लेकिन कहीं ग्राउंड में वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, तो करप्शन और इरेगुलरिटीज़ में ही है। डिस्क्रिमिनेशन है, जो वुमेन और क्या नाम है जो लोग हैं बैकवर्ड लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है, और बहुत सारी क्या नाम है ऐसे नंबर हैं जो कि केसेस हैं जो कि अनरिपोर्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जो नीचे की ट्राइब से उनको काम नहीं दिया जाता है, वुमेन्स को उतना प्रेफर नहीं किया जाता है। साथ में कहीं कहीं पे जो वेज रेट है वो कहीं ना कहीं उतना प्रॉपर नहीं दिया जाता है, जो और वेज पेमेंट में भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है कि मेन को ज़्यादा दिया जा रहा है एज़ कंपेरिजन टू वुमेन, ठीक है, तो वो उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नॉन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलाउंस की देयर इज़ ए ह्यूज पेंडेंसी इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में शो भी होता है कि क्या नाम है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। जैसे ये था ना कि विद इन क्या नाम है 15 डेज़ आपको क्या नाम है वर्क प्रोवाइड करना है, तो होता है क्या है कि एक्चुअली में जब 15 डेज़ में वर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता तो लोग डिमांड करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की, और वो भी नहीं मिल पाता है क्योंकि वो भी सैंक्शन नहीं हो रहा है, ठीक। लैक ऑफ अवेयरनेस है, पीपल जो स्पेशली वुमेन है वो इस स्कीम के लिए उतना अवेयर भी नहीं है बहुत सारे रीज़न में, जिसकी वजह से अनइन्फॉर्म चॉइस होती है और इनएबिलिटी होती है लोगों की इस स्कीम में जाने के लिए, ठीक है। तो अवेयरनेस नहीं होती तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, फेक स्कीम्स लोग रन कर देते हैं और उसमें लोगों से काम भी करवा देते हैं लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं गवर्नमेंट के नाम पर। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं सर्विलांस नहीं होता, और साथ ही साथ जो करप्शन है उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग होता है वो कहीं ना कहीं पुअर होता है, सर्विलांस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी उतनी प्रॉपरली वहाँ पे वो नहीं देखी जाती है, ठीक है, अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता है लोगों को जो प्रॉपर अथॉरिटी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं और टाइमली रिसोर्स कम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता, जिसकी वजह से जो एसेट्स होती हैं उनका कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी होती हैं, वो उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती जितना उनको होना चाहिए। नॉर परसिव स्पेंडिंग होता है, मनरेगा जो है क्या नाम है अर्निंग कैपेसिटी लोगों की जो रूरल पीपल है उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से जो स्पेंडिंग पैटर्न है कंज्यूमर का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो वेज अर्न है ना क्या नाम है जो हार्डली लोग क्या नाम है अर्न कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि वो उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहा, क्योंकि जो पर्पस था स्पेंडिंग का वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, कंज्यूमरिज्म इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो। सजेशंस की बात करें क्या क्या वेयर फॉरवर्ड में है, तो कहीं ना कहीं हमें सोशल ऑडिट करनी पड़ेगी रूल्स एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की, और साथ ही साथ जो कंपनसेशन सिस्टम में जो डिले हो रहा है उसका भी हमें एक सोशल ऑडिट करनी पड़ेगी। पार्टिसिपेशन जो वुमेन और बैकवर्ड क्लास का उसे हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि ये जो स्कीम है वो और इंक्लूसिव हो सके, ठीक है।
और जो लोग हैं उनको थोड़ा सेंसिटाइज करना पड़ेगा ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सके। और जो पुअर यूटिलाइजेशन है फ़ंड का उसको हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा और स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि जो पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया जा सके। और एक्शंस होने चाहिए जो कि ऑफिसर्स हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो फंड्स को मिस अप्रोप्रिएटली क्या नाम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पे एक पेनल प्रोविजंस होने चाहिए, उन पे पेनाल्टीज़ होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। विलेजेस को क्या नाम है अलाउ होना चाहिए ताकि वो जो वाटर सिक्योरिटी वो अपने हाथ में उसका कंट्रोल ले सकें। और साथ ही साथ जो कैचमेंट एरिया हैं बहुत सारे विलेजेस का जो लैंड कंट्रोल्ड है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सब में विलेज को थोड़ा वहाँ पे अथॉरिटी देनी चाहिए। और जो फ्रीक्वेंसी है मॉनिटरिंग की नेशनल लेवल मॉनिटर्स के थ्रू उसको थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए और अप्रोप्रिएट मेजर स्टेट के थ्रू भी लेने जाने चाहिए ताकि इन स्कीम का जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो हो सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल था मनरेगा के रिगार्डिंग, मनरेगा के बारे में मैंने आपको बता दिया, ओके। अब प्रेसिडेंट रूल का ये ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं एक डिमांड आ रही थी अपोजिशन लीडर की कहीं ना कहीं कि वो जो मणिपुर में इतने क्राइसिस हो रहे हैं, जो वॉयलेंस प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो जो क्लैश हो रहे हैं उसके अगर वो मैनेज नहीं हो पा रहे तो वहाँ पे एक प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के अमित शाह ने कहा है कि अभी जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते, कोई ऑप्शन नहीं है। चीज़ सिचुएशन जो है वो सुधर रही है धीरे धीरे, ठीक है, और वेपन्स वगैरह वापस से रिटर्न हो रहे हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं और धीरे धीरे चीज़ें सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ रही है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे क्या क्या होता है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 में है। 356 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है कि स्टेट में जहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव किया जाता है अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो जाती है अगर, ठीक है। तो ये बोला गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रोक डाउन हो जाती है किसी भी टाइम पे, जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट को कब लगेगा जब वो गवर्नर वहाँ पे एक उनको रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या फिर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सुओ मोटो भी कर सकता है, मतलब खुद से भी अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो रही स्टेट में तो वहाँ पे वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, ठीक है। ग्राउंड की बात करें आर्टिकल 356 जो है ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू विदड्रॉ द यूनियन टू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। कहीं ना कहीं कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को ये देता है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर है ना स्टेट की वो कहीं ना कहीं वो वहाँ से विड्रॉ कर सकता है। और अगर वो सेटिस्फाइड है, एक सिचुएशन अराइज हो चुकी है जहाँ पे गवर्नमेंट जो स्टेट की है वो इन जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंगली नहीं रन कर पा रही है, ओके। और प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें ड्यूरेशन होता है वो 6 महीने के लिए होता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो हो सकती है प्रेसिडेंट रूल की वो 3 ईयर हो सकती है। हर 6 महीने पे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को क्या नाम है प्रेसिडेंट रूल के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिर से हर एक 6 महीने के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो 3 साल की है, ओके। ओरिजिन की बात करें तो आर्टिकल 356 जो है ये क्या नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो उसके सेक्शन 93 से इंस्पायर होकर के आया है। और डिफरेंस ये है कि इंस्टेड ऑफ द गवर्नर जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए 1935 वाला जो एक्ट उसमें गवर्नर को दी गई थी, इसमें प्रेसिडेंट को दी गई है। और ब्रिटिश की अगर हम माने तो क्या नाम है वो कहीं ना कहीं चाहते थे कंट्रोल डेमोक्रेसी हो, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश को क्या नाम है अथॉरिटी हो कि वो अनलिमिटेड पावर जो है वो उसमें एक्सरसाइज कर सकें। तो उसी के रिगार्डिंग ये वहीं से प्रोविज़न लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन पावर बस जो प्रेसिडेंट को दी गई है। आर्टिकल की नीड क्या थी तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने 356 के इनकॉर्पोरेशन को क्या नाम है मना किया था कि मतलब वो अपोज कर रहे थे कि क्या नाम है नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ये रीज़न बताया गया है कि ताकि और उनका ये बोलना था कि ये कहीं ना कहीं एक इंपीरियल लेगेसी को क्या नाम है शो आउट करता है या फिर कहीं ना कहीं आज भी मतलब उसको दिखाता है कि एक इंपीरियल लेगेसी हमारे में। लेकिन उसको इसलिए भी नेसेसरी किया गया कि इंडियन रिपब्लिक में इतनी सारी प्रॉब्लम को देखते हुए ना ये रखा, इसीलिए इस प्रोविज़न को रखा गया कि आने वाले टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो कहीं ना कभी ब्रेक डाउन ना हो, ठीक है। और डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही, तो उन लोगों को पता था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडिंग फादर्स से, इसलिए उन्होंने इस प्रोविज़न को डाला है। और सोशो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर थे उन्होंने एक्चुअली अवेयर थे सिक्योरिटी नेशन को लेकर के और स्टेबिलिटी की पॉलिटी को लेकर के कि उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। जो वास्ट डिफरेंस है हमारे यहाँ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ को लेकर के, हमारे यहाँ लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, रेस रिलीजन को लेकर के जो डिफरेंसेस हैं, इन चीज़ को लेकर के जो नेशन रिपब्लिक है हमारा जो कहीं ना कहीं एक नया इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक जो नया रिपब्लिक नेशन बना था, ठीक है, तो उसको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कोप अप करने के लिए ये प्रोविज़न रखे गए हैं।
लेकिन ये जो ऑब्जेक्शन थे उनको कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर ने ओवरराइड कर दिए। तो उन्होंने कहा था कि नो प्रोविजन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इम्यून फ्रॉम अब्यूज एज सच एंड दैट मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग। उनका ये कहना था कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है ना, उसमें कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अगर उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोविज़न आप डालो ही मत, ठीक है। उनका ये कहना था कि सिर्फ कि इसका मिस यूज़ हो सकता है, इसके लिए ये नहीं है कि हम इसको उसमें डालें ही ना। मिस यूज़ है तो उसका यूज़ भी तो है, ठीक है। और उनका ये कहना था कि ये ऐसे आर्टिकल मतलब ऑपरेशन में तो बहुत कम ही आएंगे और एज अ क्या नाम है डेड लेटर ये कॉन्स्टिट्यूशन में पड़े रहेंगे, ठीक है। अगर ये ऑपरेशन में आ भी जाते हैं तो प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोविंस का उसको सस्पेंड ना किया गया जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब मिस यूज़ की बात करें, आर्टिकल 356 के मिस यूज़ कहाँ पे है, तो कॉन्स्टिट्यूशन 356 ये कहता है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होना तभी क्या नाम है ये होना चाहिए। लेकिन ये देखा गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिपीटडली इन प्रोविज़न का यूज़ करती है अपने पॉलिटिकल एम्स को अचीव करने के लिए। अगर हम पास्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल बहुत ज़्यादा बार हो चुका है। जैसे पंजाब में लग चुका प्रेसिडेंट रूल 1987 से 1992 लगा था, क्योंकि मिलिटेंसी वहाँ पे बढ़ रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में लगाए गए हैं। सरकारिया कमीशन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 356 का जो यूज़ है ना वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसका यूज़ और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि 1989 में सेंटर ने एसआर बॉम्बे गवर्नमेंट जो थी कर्नाटका में उसको डिसमिस कर दिया था। तो उसके जजमेंट में क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आर्टिकल 356 को हम तभी इन्वोक कर सकते हैं जब फिजिकल ब्रेकडाउन हो गवर्नमेंट का या फिर जहाँ पे हंग असेंबली हो गवर्नमेंट की, ठीक है। लेकिन हम उसको इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट giving the state government a chance to either prove his majority in the house or without instant of violent breakdown of constitutional machinery। ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को चांस ही नहीं दिया कि अपनी वो मेजोरिटी प्रूव कर सके। दूसरा, अगर वहाँ पे कोई वॉलेंट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो आप उसको वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते कि आप वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो। हंग असेंबली क्या होती है? हंग असेंबली देखो तब होती है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है, स्टेट असेंबली में। तो उसको फिर सिचुएशन बोलते हैं, सिचुएशन ऑफ नो ओवरऑल कंट्रोल, कि वहाँ पे किसी का मतलब कोई पार्टी मेजॉरिटी में है तो किसी का ओवरऑल कंट्रोल नहीं है। तो जब से ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का एसआर बॉम्बई वाला, उसके बाद से जो 356 आर्टिकल है उसका कहने मिसयूज़ जो है धीरे धीरे रुका है। कुछ कमिटीज़ और कमीशन है जिनके आर्टिकल 356 से रिलेटेड, जैसे सरकारिया कमीशन का व्यू देख लो कि जो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने ये बोला था कि ये ऑपरेशन, इस आर्टिकल का जो ऑपरेशन है वो रेयरली होगा, एक्सट्रीम केसेस में होगा, ठीक है, और अल्टरनेटिव करेक्टिव फेल को रिजॉल्व करने के लिए होगा। और कमीशन ने ये भी बोला कि जो फेलियर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का वो 4 हिट्स में आ जाता है: पॉलिटिकल क्राइसिस, इंटरनल सबवर्जन, फिजिकल ब्रेकडाउन और नॉन कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये आप डाल सकते हो उसमें अपने वे फॉरवर्ड में कि कहीं ना कहीं इनका जो 356 का यूज़ तभी होना चाहिए जब फेलियर और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का वो भी 4 हिट्स में आप उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द सरकारिया कमीशन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कैन बी एग्जामिन्ड अंडर द 4 हिट्स, ठीक है। ये व्यू ऑफ नेशनल कमीशन टू रिव्यू NCRWC का जो क्या नाम है ये ओपिनियन नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001 वाला, इनमें ये बोला था कि जो स्टेज है आर्टिकल 356 को डिलीट करने का वो अभी तक आया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, लेकिन जो क्या नाम है आर्टिकल को का प्रॉपर यूज़ करने के लिए हम कुछ अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट किया जा सकता है जिसकी वजह से जो मिस यूज़ है प्रेसिडेंट रूल का वो कहीं ना कहीं रोका जा सके, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकलों को यहाँ पे मैंने आपको प्रेसिडेंट रूल के बारे में बता दिया, उसके रिगार्डिंग जो कमिटीज़ हैं उनकी सजेशंस हैं, ठीक है, और जो मिस यूज़ हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आपको अब थोड़ा सा और क्या करना है कि लक्ष्मीकांत खोलना, ठीक है। लक्ष्मीकांत में इमरजेंसी वाली जो चैप्टर है उसमें प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356, ठीक है, उसको एक बार आज पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो उससे आपका ये जो आर्टिकल है ना प्रेसिडेंट रूल ये पूरा एकदम कवर हो जाएगा अच्छे से। फिर अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। अगला आर्टिकल ये डॉग स्टरलाइजेशन को, इसको मैंने कल भी किया है, उसके बाद 2 दिन पहले भी किया था, ठीक है। तो आज आप लोग मुझे बताना कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, और इश्यूज़ क्या क्या हैं डॉग स्टरलाइजेशन को लेकर के, ठीक है। चैलेंजेस बोल रहे हैं, इश्यूज़ क्या क्या हैं डॉग स्टरलाइजेशन को लेकर के, गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये आप कर लेना। ये 2 चीज़ें आप क्या नाम है आज
या तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में अभी आपको याद नहीं आ रहा तो बाद में उसको नोट डाउन करके लिख देना। इससे क्या होगा कि अगर आप उसको अभी तुरंत उसको याद करिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा, या फिर अगर आपको 3-4 पॉइंट जितने भी पॉइंट है, जरूरी नहीं है 10 पॉइंट लिखने, 3-4 पॉइंट जितने भी याद आ रहे हैं उसको कर लो। ये आपकी रिमेंबरिंग पावर आपकी जो है ना उसको इंक्रीज़ करेगा, या आपको ऑन द स्पॉट आप कितनी जल्दी उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल यहाँ पे हो पाएगा आपका। फिर आ जाते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल ये भी है, कर्नाटका के अन्य भाग्य जो स्कीम है उसको लेकर के ये आर्टिकल भी उतना अभी इम्पॉर्टेंट तो था, मतलब 3-4 दिन से मैं रोज़ डेली ये डिस्कस कर रहा हूँ कि FCI की एक जो स्कीम है OMS ओपन मार्केट सेल जो है, ओपन मार्केट सेल स्कीम, ठीक है। तो इस क्या नाम है स्कीम के अंडर क्या होता था, जो FCI अपना जो एक्सेस स्टॉक है ना उसको कहीं ना कहीं बेचती थी, किसे, स्टेट गवर्नमेंट को, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को, और जो अगर इंस्टीट्यूशंस उनको। तो अभी क्या हुआ है, FCI ने क्या किया, FCI ने ये जो स्कीम है ना उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी ना उनको एलोकेशन जो होता था, वो जो परचेज़ करते थे उसको कहीं ना कहीं बैन कर दिया है, कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब स्टेट गवर्नमेंट FCI से प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाएगी राइस और वीट का, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, कर्नाटका ने अभी, कर्नाटका में जो कांग्रेस गवर्नमेंट अभी न्यूली इलेक्टेड आई है, तो इन्होंने क्या एक स्कीम लॉन्च की थी, अन्य भाग्य स्कीम, ठीक है। तो उसमें क्या था कि इन्होंने ये बोला कि जो अन्य भाग्य स्कीम है इसके अंडर हम फ्री राइस देंगे किसको, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का उन्हें, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब सेंटर ने मना कर दिया कि भाई हम तो राइस देंगे ही नहीं। तो सेंटर का इंस्टेंस क्या है, सेंटर का इंस्टेंस ये है कहना कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी मतलब ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ठीक है, गरीब कल्याण योजना, इसमें ऑलरेडी ये 80 करोड़ पीपल्स को क्या नाम है ये दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अब बच जाते हैं सिर्फ पीछे 60 करोड़ लोग, ठीक है। उस 60 करोड़ लोगों के लिए भी FCI ने क्या किया है, FCI ने जो प्राइवेट हैं इंस्टीट्यूशंस हैं और जो क्या नाम है अगर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रोक्योरमेंट को उन्होंने बोला कि वो इससे टैकल कर सकती हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन जो इंडिया का वो कहीं ना कहीं 80 करोड़ पॉपुलेशन वो तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कवर हो ही रहा है ना, तो उनको आप एडिशनल एक अलग स्कीम के अंदर राइस क्यों देना चाहते हो, ठीक है, उनका ये कहना। और इसकी वजह से क्या होगा ना, इन्फ्लेशनरी कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है ना वो राइस होगा, ठीक है। तो उनका ये कहना है, इसी वजह से इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि हम राइस स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है जो सेक्शन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनको, ठीक है, NFS एक्ट के अंडर में। तो यही इशू चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट और उनके बीच में, जो सेंट्रल अपने पे टिकी हुई है और स्टेट गवर्नमेंट अपने पे टिके हुए हैं। तो अभी ये देखो, अभी क्या हुआ था ना कि केरला में क्या हुआ कि एक हिंदू व्यक्ति था, ठीक है, उसका नाम था कुट्टापन, ठीक है, 75 ईयर ओल्ड का। इसकी अभी डेथ हो गई। तो इसकी डेथ की जो अनाउंसमेंट हुई थी ना वो सुबह सुबह कहाँ से, एक वहाँ की मॉस्क है उसने की, ठीक है, मॉस्क से सुबह सुबह क्या नाम है ये चीज़ क्या नाम है अनाउंसमेंट की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल देता है कि डेथ ऑफ 75 ईयर ओल्ड कुट्टापन एक हिंदू है जो फर्स्ट मैसेज टू बी रिलेड बाई अ मॉस्क्यू, ठीक है। मॉस्क्यू का नाम क्या था, मॉस्क्यू का नाम है ये आपका परम्बू जुमा मस्जिद, ठीक है ये। तो इससे क्या है ना, ये कहीं ना कहीं आपको एक एग्जांपल देती है पीसफुल को एग्जिस्टेंस का, ठीक है। ये आपको एग्जांपल देता है कम्युनल हार्मनी का, कि इंडिया में कम्युनल हार्मनी कैसे है। लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आपको कहीं पे अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लो GS2 में, GS1 में आ सकता है ये क्वेश्चन, आपका इथिक्स के पेपर में आ सकता है कि क्या नाम है इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है और कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। कम्युनलिज्म आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है, और सिलेबस में मेंशन्ड है ये GS1 के। तो कम्युनलिज्म बढ़ रहा है तो वहाँ पे आप क्या नाम है ना ये अपना एक व्यू पॉइंट डाल सकते हो कि कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, तो उसमें आप अपने जो पॉइंट्स को डालोगे तो नहीं बढ़ रहा है कि कौन कौन से ऐसे नहीं है, तो वहाँ पे आप एग्जांपल डाल सकते हो ये केरला के इंसिडेंट्स का कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है जहाँ पे क्या नाम है जो इक्वल है डेथ और ग्रीफ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के कि वहाँ पे कि इंडिया में कम्युनल हार्मनी है, इसका एग्जांपल आप डाल सकते हो कि क्या नाम है हिंदू वो था दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी उनके बीच में इतना हार्मनी है कि कहीं ना कहीं उसकी जो अनाउंसमेंट हो रही है वो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वो मॉस्क्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये कहना कि पूरी तरीके से कि इंडिया में कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर एक्सट्रीम है, तो वो पूरी तरीके से गलत होगा, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वो एग्जिस्ट करता है, उसके लिए भी एग्जाम्पल डाल सकते हो आप कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जो राइट्स वगैरह होते हैं इतने सारे, मुजफ्फरनगर राइट्स हो गए, उसके बाद अभी जैसे दिल्ली राइट्स हुए थे उसका एग्जांपल आप डाल सकते हो कि हाँ कम्युनल, जैसे गुजरात जो राइट्स हुए थे 2002 वाले वो आप डाल सकते हो कि ये चीज़ें थी,
ठीक है। और नहीं है उसके लिए आप ये सारे एग्जाम्पल डाल सकते हो। ओके, फिर आगे आ जाओ। अगला आर्टिकल ये है कि अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया है ये बोलने के लिए कि जो होम मेकर होती हैं, ठीक है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, हाउस वाइफ बोल लो या फिर होम मेकर हैं, या फिर होम मेकर कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है कि अगर हस्बैंड कर रहा है काम घर पे, वाइफ वुमेन वर्क कर रही है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि एक हाउस होल्ड जो होता है ना, हाउस होल्ड वो दो लोग मिल चलाते हैं, मैन और वुमेन दोनों लोग मिलके चलाते हैं। मैन क्या करता है, मैन मोस्टली, ये ऐसा मैं स्टिग्मा नहीं बना रहा हूँ या फिर मैं ऐसे सोच नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जनरली ये होता है कि मैन बाहर जाता है अर्न करने के लिए, और जो वुमेन है ना वो घर के हाउस होल्ड वर्क को देखती है, चिल्ड्रन को देखती है, फैमिलीज रिलेटिव्स घर के जो काम होते हैं, बच्चों की एजुकेशन, ये सारी चीज़ें वुमेन देखती है। तो ये हाउस होल्ड की जजमेंट ये है कि कोई भी मैन अपनी अर्निंग से अगर कोई प्रॉपर्टी बनाता है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स होंगे वुमेन के, क्यों होंगे, क्योंकि जो मैन है ना वो मैन अर्न कर रहा है पैसा, ठीक है, आप पैसा अर्न कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन आपको इस पैसे अर्न करने के लिए जो सुटेबल पूरी कंडीशन मिली वो किसने प्रोवाइड कर रहा है, वो तो वुमेन आपको दे रही है ना, कि आपके जो ये वुमेन है ये पूरा ये भी तो काम कर रही है, लेकिन बस इसका वर्क जो है वो अनपेड है, अनपेड वर्क कर रही है। इसका मतलब ये तो है ना कि ये काम नहीं कर रही है, ये भी तो काम कर रही है, घर के काम कर रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख रही है, घर में 3 बार खाना बनाती है, कपड़े धोने हो गए, घर की साफ़ सफाई हो गई, रिलेटिव्स को देखना, घर के एल्डरलीज को देखना, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी शेयर कर रही है ना, लेकिन उस चीज़ के आप पैसे नहीं दे रहे हो उसको। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी ये इसमें कहीं ना कहीं एक एफर्ट उसका भी तो है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टी जो कि क्या नाम है, अगर कोई भी जो क्या नाम है अर्निंग मेंबर जो खरीदेगा ना उस फैमिली का, तो कहीं ना कहीं उसमें जो वुमेन होगी ना उस वुमेन का भी उतना ही क्या नाम है हक होगा थोड़ा, ठीक है। तो यही बताया कि वुमेन जो होती हैं उनका क्या नाम है, हाउस मेकर जो होते हैं उनका मल्टी डिस्ट्रिक्ट जॉब होती है पूरे अराउंड द क्लॉक, वो मैनेजरियल काम भी करते हैं, कलिनरी पेंचमेंट भी करती हैं, और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज उनको रखनी पड़ती है, घर का हिसाब वगैरह रखती हैं, रोल ऑफ डॉक्टर भी वो करती हैं कि घर में जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं उनका वो ध्यान रखती हैं। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट कैन नॉट बी डिस्काउंटेड वैल्यूलेस, उनको वैल्यूलेस नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि इंटाइटल टू अ इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टीज परचेज्ड बाय हर हस्बैंड विथ हिज अर्निंग, ठीक है, बिकॉज ही वुड नॉट हैव अर्न द मनी विदाउट द सपोर्ट ऑफ हिज वाइफ इन लुकिंग आफ्टर द फैमिली, ठीक है। अगर वो वाइफ उसकी घर के परिवार के लोगों को नहीं देखती तो उसकी वजह से तो इतना अर्न नहीं कर पाता, या फिर उसको इतनी कंडीशन नहीं मिल पाती, फिर वो उतनी कर पाए। अगर वुमेन है तो वो आपकी हेल्प आउट कर रही है जिसकी वजह से आप अर्न कर पा रहे हो, तो उसमें जो आपकी प्रॉपर्टी जो आप क्या नाम है उससे परचेज करोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं इक्वल शेयर होगा वुमेन का, ठीक है। तो और साथ में ये भी बोला गया इट मस्ट बी कंसिडर्ड टू हैव बीन परचेज विथ मनी सेव्ड बाय देयर जॉइंट एफर्ट्स, ठीक है। अगर ये उसको ये कंसीडर किया जाएगा कि ये जो कोई भी प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है, अगर आपके साथ में आपकी क्या नाम है वाइफ भी है, ठीक है, या फिर होम मेकर जो भी है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो प्रॉपर्टी ली जा रही तो ये माना जाएगा कि वो दोनों के जॉइंट एफर्ट से ली गई है, ना कि सिर्फ मैन के अकेले एफर्ट से ली गई है, ठीक है। तो उसमें जो हिस्सा होगा वो कहीं ना कहीं वुमेन का भी होगा, ठीक है। और तो उन्होंने ये बताया कि हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं 2 व्हील्स होते हैं एक कार्ड के, तो इस कार्ड को अगर आपको आगे चलानी है तो दोनों का एफर्ट चाहिएगा, इसीलिए एक पहिया होगा तो आगे नहीं जा पाएगी, दोनों के होंगे, दोनों के जॉइंटली एफर्ट्स इन चीज़ों को इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। और लुकिंग आफ्टर अगर हस्बैंड क्या नाम है अर्न कर रहा है और वाइफ लुक आफ्टर फैमिली कर रही है, तो ये दोनों चीज़ें एसेंशियल है वेलफेयर ऑफ द फैमिली के लिए, ओके। तो ये एक आर्टिकल था थोड़ा ऐसे ही, तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए था, इसको कहीं पे आप क्यूट भी कर सकते हो जजमेंट को। इस पेज पे कोई इतने अच्छे आर्टिकल नहीं आए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थे नहीं। एक आर्टिकल ये है अगला कोलिजियम सिस्टम को लेकर के, तो अभी ये बोला जा रहा है कि कोलिजियम, देखो होता क्या है कि कोलिजियम होती है, ठीक है, कोलिजियम होता है जो कि रिकमेंड करता है कि किसको किसको हमें एज अ जज अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, ठीक है। तो अभी ये बोला गया कि कोलिजियम क्या करता है, कोलिजियम गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है, किसको, लॉ मिनिस्ट्री को। फिर लॉ मिनिस्ट्री ये चीज़ करती है पीएम कैबिनेट को, फिर पीएम कैबिनेट ये करता है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उस पर असेंट देता है। तो ये बोला जा रहा है कि कोलिजियम ने ये चीज़ रिकमेंड कर दी किसको, गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट क्या है ना इस चीज़ पे कोई एक्शन ही नहीं ले रही है आगे उन लोगों को अपॉइंट करने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिले कर रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट में दिक्कत आ रही है, ठीक है। जो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज़ हैं हाई कोर्ट में वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा पेंडिंग होती जा रही हैं, और जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है ढंग से, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम ये देखेंगे, कोलिजियम सिस्टम के बारे में देखेंगे, उनके इश्यूज़ के बारे में देखेंगे, कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके।
हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। तो अगर हम बात करें तो जजेस सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं वो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंडर अपॉइंट होते हैं, और जो हाई कोर्ट के जो जज हैं वो आर्टिकल 217 के अंदर अपॉइंट होते हैं। आर्टिकल जो 124(2) है जो वो कहता है कि एवरी जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट एज मे ही डीम नेसेसरी। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि कोई भी जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू, और आफ्टर कंसल्ट करना पड़ेगा किससे, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के उस स्टेट के, अगर ऐसा नेसेसरी हो, जैसा उसको नेसेसरी लगा, एज ई डीम नेसेसरी। ठीक है, आर्टिकल 217 क्या कहता है, कहता है कि एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो जज होगा हाई कोर्ट का उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, अंदर इज वारंट अनसील आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करने के बाद गवर्नर ऑफ द स्टेट से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, एंड इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, और अगर चीफ जस्टिस के अलावा किसी और को कर रहे हैं तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो कंसर्न हाई कोर्ट, उससे भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, एक नोवेल मैकेनिज्म है जो कि क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू डेवलप किया गया था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ है। डिवाइस टू इंश्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस की एक सिस्टम हो जो डेमोक्रेटिकली अपॉइंट कर सके जजेस को और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस देख सके, तो उसके लिए कोलिजियम सिस्टम बनाया गया है। ये एग्जिस्टेंस में आया था किसके थ्रू, सेकंड और थर्ड जजेस केस हुआ था उसके जजमेंट में। ठीक है, ऐसा कोई लॉ नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं जहाँ पे कोलिजियम सिस्टम को मेंशन या फिर डिफाइन किया गया हो, ये याद रखना। ठीक है, किसी भी लॉ के अंदर या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंदर कोलिजियम सिस्टम के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम को जो हेड करता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और इसमें साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अगर हम हाई कोर्ट कोलेजियम की बात करें तो उसको हेड कौन करता है, उसको हेड करता है जो चीफ जस्टिस होता है उस हाई कोर्ट का, और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं जो उस कोर्ट के, ठीक है, उस कंसर्न कोर्ट के। और एनजीसी जो एक बनाया गया था, क्या नाम है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, ये एक बनाई जा रही थी कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा था, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। ठीक है, एनजीएससी के लिए, जहाँ पे ये बनाया गया एक अथॉरिटी बनाई जा रही थी जो कि कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करती, लेकिन इसको क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया गया था, और इसको ये बोला गया था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसमें इनरोच कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वायलेट कर रहा है, इसलिए इसको इनवैलिडेट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एनजीएससी को। इवोल्यूशन की बात करें तो कॉलेजियम सिस्टम है ना, उसका सबसे क्या नाम है, एक सीरीज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस से फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो उसको हम जजेस केस कहते हैं। सबसे पहला जो था फर्स्ट जज केस जो हुआ था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कंसल्टेंट जो होता है ना, कंसल्टेशन जो एक वर्ड यूज़ किया गया था कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है, तो कंसल्टेशन इसका मतलब ये नहीं कंकरेंस, एंड इट टॉम्पली इम्प्लाइज की व्यूज़, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। तो फर्स्ट जजेस केस में ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस चीज़ को माने भी, इसका मतलब बस ये कि एक बार आप बात कर लो कि उनका व्यू क्या है उस चीज़ को लेकर के, अपॉइंटमेंट को लेकर के। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंकरेंस की वो आपको फॉलो ही करना है। तो फर्स्ट जजेस केस में ये बोला गया था। ठीक है, फिर होता है सेकेंड जज केस। इसमें क्या होता है, इस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये जज का जो केस का नाम था वो था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1993 में हुआ था ये। पहला जो हुआ था केस वो 1981 में हुआ था, दूसरा 1993 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसने ओवर रूल कर दिया था डिसीजन जो पुराना वाला था, और उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बताया था कोलेजियम सिस्टम का। ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला था कि अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ जजेस जो होगा वो हायर जुडिशरी के लिए वो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होगा। ठीक है, और जो कि मेजर वर्डिक्ट होते हैं सेकंड जज केस में, उसका क्या नाम है, प्राइमेसी दी गई थी सीजीआई को इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर वाइल रूलिंग आउट दैट द कंसल्टेशन विल नॉट डिमिनिश द प्राइमरी रोल ऑफ सीजीआई इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो उनका ये कहना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका एक मेजर रोल होगा। ठीक है, उनका एक रोल होगा अपॉइंटमेंट में, और उसका मतलब ये नहीं कि कंसल्टेशन में कि आप उस चीज़ को फॉलो ही ना करो कि आपने कंसल्ट कर लिया लेकिन सीजीआई के जो व्यूज़ वो मैटर ही नहीं करते। उनका कहना है कि सीजीआई के जो व्यूज़ है वो मैटर करते हैं, इसका मतलब कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस। ठीक है, और ये बोला गया था कि जो रोल है सीजीआई का वो प्राइमरी नेचर होगा क्योंकि दिस टॉपिक विद इन द जुडिशियल फैमिली, और ये जो टॉपिक आता है ना अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस, ये जुडिशियल क्या नाम है उसके फील्ड का है, ना कि एग्जीक्यूटिव का है। तो एग्जीक्यूटिव का इक्वल से नहीं होगी इसमें जुडिशियल वाले फील्ड में। ठीक है, फिर थर्ड
थर्ड जजेस केस आता है 1998 में, होता है 5 साल बाद, ठीक है। 1993 में हुआ सेकंड, 1998 में हुआ थर्ड जज केस। इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस होता है ना, उसमें आपको चीफ जस्टिस के थ्रू करना और साथ में प्लूरलिटी ऑफ जजेस के साथ आपको कंसल्ट करना है। कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ आपने कंसल्ट कर लिया वो काफ़ी नहीं होगा, आपको प्लूरलिटी ऑफ जजेस के साथ होना पड़ेगा। कि जो सोल ओपिनियन जो है सीजीआई का ना, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो कंसल्टेशन प्रोसेस है कि आपने कंसल्ट कर लिया। उन्होंने बोला कि ये कंसल्ट होने चाहिए, कोलिजियम होना चाहिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस का सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और अगर इवन 2 लोग भी ये बोलते हैं कि एडवर्स ओपिनियन के हैं, तो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन नहीं देनी है। जब जैसे 5 लोग होंगे कोलिजियम में टोटल, 1 सीजीआई होंगे और टोटल बाकी के 4 जज होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि कितने लोगों के कंकरेंस आपको चाहिए, कि अगर 2 लोग भी अगर मना कर देते हैं तो मतलब 2 में से अगर 2 लोग 2 जज में से 4, 1 सीजीआई हो गया, बाकी के 4 जज हो गए। उस चारों में से अगर 2 लोग ने भी मना कर दिया ना और 3 लोग एक के फेवर में, तो भी आपको नहीं देना। आपको मतलब मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, 4 की होनी चाहिए। 5 लोग में से 1 तो सीजीआई और 3 जज होने चाहिए जो कि बोलें उसमें, मतलब वो उससे एग्री करें उस ओपिनियन से, तभी आप उसको गवर्नमेंट को रिकमेंड करोगे, ठीक है। कोर्ट ने हेल्ड किया जो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होगी ना, कि विदाउट द कम्प्लीमेंट्स ऑफ द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट नॉन बाइंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि कोई भी रिकमेंडेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे, अगर वो क्या नाम है ये कंसल्टेशन प्रोसेस या फिर कोलिजियम सिस्टम के बाहर होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है जुडिशियल अपॉइंटमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, ठीक है। इट कैन ओनली गेट एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द होम मिनिस्ट्री इफ लॉयर इज टू बी एवलेटेड एज अ जज इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सिर्फ एक इंक्वायरी हो सकती है सुप्रीम होम मिनिस्ट्री के थ्रू, अगर कोई लॉयर को एज अ जज की तरह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है। ऑब्जेक्शंस भी गवर्नमेंट रेज कर सकती है, साथ ही क्लैरिफिकेशन क्या नाम है मांग सकती है कॉलेजियम सिस्टम से उसकी चॉइसेस के ऊपर, ठीक है। और अगर कॉलेजियम सिस्टम फिर से वही चीज़ रिटेरेट करता है, मतलब रिटेरिएट करता है कि जो नेम्स उसने पहले दिए थे, तो गवर्नमेंट बाउंड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जजमेंट के अंडर में कि उन लोगों को एज अ जज अपॉइंट किया जाए। क्रिटिज्म क्या 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 है, पहली चीज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है। स्कोप है नेपोटिज्म के लिए कि जो उनके फेवर में जो लोग हैं उन्हीं को क्या नाम है किया जाएगा। इन्वॉल्वमेंट है कि क्या नाम पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सीज़ को लेकर बहुत सारी ऐसी पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सीज है जहाँ पर ये बताया जाता है कि जो जज हैं वो कहीं ना कहीं डिसफेवर करते हैं या फिर उनकी एक लिमिटेड जो लोग उनके पहचान में से उन्हीं लोग को किया जाता है, तो एक पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती हैं। साथ ही साथ जो बहुत सारे ऐसे ओवर टैलेंटेड क्या नाम है जज हैं, जूनियर जजेस हैं, एडवोकेट है, कहीं ना कहीं उनको चांस नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो उनको ओवरलुक कर दिया जाता है। अब जैसे मान लो मैं कॉलेजियम सिस्टम में हूँ, मुझे किसी को रिकमेंड करना है तो मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड कर पाऊंगा ना जो लोग जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे नोन में है। जिनको मैं नहीं जान रहा हूँ मैं उनको कैसे रिकमेंड करूँगा। तो इसके लिए कोई फेयर एग्जामिनेशन भी तो नहीं हो रहा ना कि जहाँ पे सबको इक्वल मेरिट पे रखा जाए और फिर वो लोग आगे अपॉइंट हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जजेस का जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं जो वो टैलेंटेड जूनियर जज और जो एडवोकेट है उनको कहीं ना कहीं ओवरलुक कर दिया जाता है, ठीक है। और इन एफर्ट्स को कंसर्न करने के लिए क्या क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने एक जस्टिस M.N. वेंकटेचल्या कमीशन बनाई थी, ठीक है। इन्होंने फेवर किया था, चेंज और प्रिस्क्राइब किए थे कुछ नॉर्म्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बताया गया था, ठीक है। जिसमें कौन कौन होगा, जिसमें CGI होंगे और साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे, ठीक है। लॉ मिनिस्टर होगा, CGI होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है। और ये जुडिशरी की तरफ से हो गए, लॉ मिनिस्टर होंगे और साथ ही साथ एक एमिनेंट पर्सन होगा जो पब्लिक का होगा, जिसे क्या नाम प्रेसिडेंट चूज करेंगे इन द कंसल्टेशन विद द CGI, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको चूज करेंगे CGI के साथ मिलके, ठीक है। फिर 2014 में गवर्नमेंट ने ये एक्ट लेकर के आए थे, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो लेकर के आए थे, ठीक है, जिससे उन्होंने ये कमीशन बनाई थी, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट NJC बनाया गया था कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। तो फिर 2015 में 5 जज क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, उसने क्या नाम है इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, ठीक है, ऑन द ग्राउंड की ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना उसको कहीं ना कहीं एज अ थ्रेट है ये। फिर बेंच ने ये डिक्लेयर किया जो जजेस अपॉइंटमेंट होगी वो कंटिन्यू होगी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, जहाँ पे जो CGI हैं उनका जो वर्ड होंगे वो लास्ट वर्ड होंगे कि उन्होंने जो बोल दिया वही है, ठीक है। वे एड की बात करें कि वे फॉरवर्ड क्या क्या है, तो उसमें ये बोला जाता है कि जो कंट्रोवर्सी है रिकमेंडेशन की कॉलेजियम सिस्टम की, वो हाईलाइट करती है कि आज के टाइम पे कलेक्टिव लीडरशिप की नीड है और साथ ही साथ एक ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग की नीड है सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने ये बोला कि जो थॉट प्रोसेस है दोनों गवर्नमेंट और कॉलेजियम का, उसको दोनों को मॉड्यूलेट करना चाहिए और साथ ही एक टाइम फ्रेम नीड होनी चाहिए, एक फिक्स होनी चाहिए कॉलेजियम सिस्टम के लिए, साथ ही साथ मिनिस्ट्री के लिए, ताकि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सके।
साथ ही साथ इसमें ये भी बोला गया कि एक इंस्टीट्यूशनल बेसिस होना चाहिए नेम्स के लिए, साथ ही फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बार रेदर देन कंसीडरिंग देम ऑन एड हॉक बेसिस, कि उनको कहीं ना कहीं ऐसे टेम्परेरी बेसिस के बजाय हमें उनका जो नेम होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे होना चाहिए। आप चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार से ले लो, हाई कोर्ट बार से ले लो, ठीक है, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ले लो, लेकिन और ये भी बोला गया इट शुड बी डन एज अ रूल नॉट एज एन एक्सेप्शन, ये एज इसको एक रूल बनाना चाहिए, ना कि कोई एक एक्सेप्शन बनाया जाए, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रोविज़न बता दिए, जो उसमें दिक्कतें आ रही हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। इस आर्टिकल में उतना कुछ खास नहीं है अभी, इसके रिगार्डिंग कल परसों में देखो एडिटोरियल आएंगे तो फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा। ये अभी मोदी जी अपने गए हुए हैं, कहाँ पे, इजिप्ट गए हुए हैं, तो वहाँ पे फिर वो बात करेंगे। तो अभी उन्होंने ये भी बात की गई थी कि G20 में हम उसको एक्सपेंड करके उसमें एक मेंबर और ऐड ऑन करने के लिए, एक मेंबर कौन सा, अफ्रीकन यूनियन को, ठीक है। और अफ्रीकन यूनियन में जो सबसे लीडिंग मेंबर है ना वो कौन है, वो है इजिप्ट, ठीक है। तो और इजिप्ट के ही अभी वहाँ पे वो गए हुए हैं। तो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन के लिए कल भी मैंने एक एडिटोरियल बताया गया था, बहुत अच्छा था। अगर नहीं देखा है तुमने तो कल का वीडियो देख लेना, उसमें एडिटोरियल आया हुआ है इंडिया इजिप्ट रिलेशन को लेकर के, जो चैलेंजेस हैं, जो स्कोप है आगे के लिए और वे फॉरवर्ड, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ था, ठीक है। तो मैंने डिस्कस किया हुआ, उसको कल के पेपर में जाके देख लेना। एक यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है, वनडे एग्जामिनेशन के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, न्यूज़ में है अल हकीम मॉस्क, ठीक है। ये अल हकीम मॉस्क ये पूछा जा सकता है कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये कैरो में है, ठीक है, इजिप्ट में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद कर लेना कि अल हकीम मॉस्क जो है वो वहाँ पे अगर पूछ लिया जाए। ये आई थिंक यूपीएससी प्रीलिम्स में CSC एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि मैच द फॉलोइंग में ये आया हुआ था, आई थिंक अल हकीम मॉस्क है, फिर और हरज़ार शरीफ ऐसे करके कुछ, वो अफ़गानिस्तान में था, ऐसे करके ये पूछ लेती है यूपीएससी कभी कभी ऐसे प्रोमिनेंट चीज़ें जो होती हैं फेमस। बाकी वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। एक और ये आर्टिकल है कि इंडिया ने क्या नाम है अभी mRNA वैक्सीन बनाई है पहली, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि इंडिया ने पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड की है mRNA वैक्सीन, ठीक है, अभी आने के लिए एज अ बूस्टर डोज के लिए। तो बस ये एक आर्टिकल में था। और ये जो है इसका नाम क्या है, जेमकोवैक OM, ठीक है, जेमकोवैक OM, ये क्या नाम है, एक वैक्सीन है जो कि अभी mRNA बेस्ड वैक्सीन है इंडिया की, जो कि अभी इसको अप्रूवल मिला है, ठीक है, जेनवैक OM एज अ बूस्टर डोज के लिए। क्या mRNA वैक्सीन जो मैन्युफैक्चर कर रही थी वो Pfizer और जो मॉडर्ना वो कर रही थी। ये कौन सी है, ये बाईवैलेंट होती है, जो mRNA वैक्सीन होती है ना वो बाईवैलेंट होती है। बाईवैलेंट का मतलब क्या होता है, इनमें ऐसे सिंथेटिक स्पाइक प्रोटीन होते हैं ना जो कि इफेक्टिव होते हैं दोनों वायरस के जो स्ट्रेन है, जैसे वुहान वायरस जो सबसे पहले वाला था और अभी जो नया आ रहा है न्यू जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, ठीक है। तो दोनों के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव होती हैं, तो इसीलिए इसे बाईवैलेंट बोलते हैं कि दोनों के लिए है, ठीक है, पुराने स्ट्रेन के लिए भी और जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं उनके लिए भी इफेक्टिव है। इसलिए mRNA वैक्सीन जो होती है उनको बहुत इफेक्टिव माना जाता है, सबसे इफेक्टिव होती हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बता दो कि कितने टाइप की वैक्सीन होती हैं, जैसे वेक्टर बेस्ड होती हैं, mRNA बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो ऐसी कितनी टाइप की वैक्सीन होती है जो बनाई जाती हैं, और साथ ही साथ इनके बीच इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन के एग्जाम्पल कौन जैसे मैंने आपको mRNA का एक बता दिया, ठीक है, जेमकोवैक। आपको बताओ वेक्टर बेस्ड वैक्सीन कौन कौन सी हैं, ठीक है, और बाकी जो टाइप्स हैं उनके भी कौन कौन सी एग्जाम्पल है, वो एक एक एग्जाम्पल देना मुझे, ठीक है। और ये बताया गया अभी जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी एक स्टेटमेंट आई थी कि आज के टाइम पे कि डैट मोनोवैलेंट वैक्सीन इज़ द नीड ऑफ द आवर। मोनोवैलेंट कौन सी वैक्सीन होती है, यही जो कि जो भी ये बाईवैलेंट होती है ना, हाँ, ये जो क्या नाम है, ये हैं कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये वही वाली mRNA बेस्ड वाली, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे नीड ऑफ द आवर है, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा हो गया है। अब एक अगला आर्टिकल ये आर टेक्नोलॉजी को लेकर के और ये एज सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के। तो अभी ये बताया गया कि एग्जांपल दिया गया है कि सिटीज़ रिपोर्ट रोपिंग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर सैनिटेशन। कहीं ना कहीं जो SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनका कहीं ना कहीं आज का रूल जो है सैनिटेशन में वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा हो रहा है और वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि SHG जो हैं और ट्रांसजेंडर ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं आज के लिए वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस जो लोकल लेवल पे, उसमें कहीं ना कहीं इनका अर्बन एरियाज़ में काफ़ी अच्छा रोल रह रहा है स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में।
और ये बोला जा रहा है कि ये जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आज जो वर्नेबल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये आज के टाइम पे कॉस्ट इफेक्टिव वे क्या नाम है दे रही हैं, ताकि जो कवरेज है ना सैनिटेशन सोल्यूशंस का वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ किया जा सके। और जो एसएसजी है वो भी साथ ही लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्या नाम है इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि उड़ीसा में मोर देन 2000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो आज के टाइम पे इंगेज हैं किस चीज़ में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, कलेक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट और रीयूज एज ए डिस्पोजल में। ठीक है, तो एक छोटा सा एक आर्टिकल था, ये थोड़ा इसमें दिया हुआ था। तो आपका देखो GS2 में ना ये सामने लिखा हुआ है SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो उसमें एक एक्सपेक्ट आप ये डाल सकते हो कि SSG का रोल सैनिटेशन में क्या है। तो अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कर लेना, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बताए और एक जो केस बताया हुआ है उड़ीसा का। बाकी आप थोड़ा SSG के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या है, रिलेवेंस क्या है इनका। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं कि इनफॉर्मल एसोसिएशन होते हैं लोगों के जो साथ में मिलके आते हैं ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है ना उसको इंक्रीज़ कर सकें। ये हेल्प करते हैं सोसाइटी में सोशल कैपिटल को बनाने में, बिल्ड करने में। ठीक है, किसके किसके बीच में, पुअर और स्पेशली जो वुमेन, जो वर्नेबल सोसाइटी का तबका होता है ना सोसाइटी में, जो वर्नेबल होता है बहुत, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा इफिशियंट होते हैं। अब आ जाते हैं अगला कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है कि अपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो होता है कि अपने जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको इनकरेज करना ताकि वो सेविंग कर सके, अर्निंग कर सकें और एक कलेक्टिव प्लान बना सकें जिससे कि एक एडिशनल इनकम उनकी हो सके और एक फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज के नाम है उन तक रीच किया जा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है एक कलेक्टिव गारंटी सिस्टम प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स के लिए, जो प्रपोज कर सकते हैं कि वो चाहे उसमें से बोरो कर सकते हैं मनी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से भी। ठीक है, और तो कहीं ना कहीं एक मोस्ट इफिशिएंट मैकेनिज्म बना हुआ है माइक्रो फाइनेंस डिलीवरी का पुअर के लिए। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो कहीं ना कहीं फॉलोइंग चीज़ें होती हैं, जैसे 15 से 20 मेंबर होते हैं मिनिमम लेवल पे, और सारे जो होते हैं सेम इकोनॉमिक स्टेटा से बिलोंग करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एफिनिटी की, आपस में जो लोग होते हैं बहुत उनके एफिनियल रिलेशन होते हैं कि मतलब हार्मनी होती है उनके बीच में, लव होता है, अफेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो एफिनिटी होती है कहीं ना कहीं उनके बीच में, कॉम्पिटेंट लीडरशिप होती है उनके बीच में, जो प्रॉपर लीडरशिप होती है। और जो मेंबर होते हैं वो सारी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, सेव करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वॉलंटरी एक्टिविटीज़ में। सोशल वाइबल इंस्टीट्यूशन है SSG, और जो वुमेन का है इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वुमेन में कहीं ना कहीं वो इंक्रीज़ होती है इससे। ठीक है, फंक्शन क्या क्या है SSG के, तो कहीं ना कहीं इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है ग्रुप में सेविंग को। ठीक है, तो जो मेंबर्स होते हैं उनको रेगुलरली सेव करना होता है एटलीस्ट एक स्मॉल अमाउंट में, कि ये जो सेविंग होती है फिर अलाउ करती है जो क्या नाम है जो फ्यूचर में इन लोगों को हेल्प करती है अपने वो क्रेडिट के लिए। ठीक है, कि अगर वो चाहें तो फ्यूचर में फिर जो सेव किया हुआ पैसा वो ले सकते हैं। लेंडिंग लोन टू द मेंबर, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो कहीं ना कहीं SSG को हेल्प करता है ताकि जो लोन्स दे सकते हैं अपने जो मेंबर होते हैं ग्रुप में उनको। ठीक है, इसकी वजह से जो लोन फैसिलिटी होती है ग्रुप को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से मिल पाती है, उनकी जो फाइनेंशियल नीड होती है वो कहीं ना कहीं कैटर हो पाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कंसिस्ट होते हैं इंडिविजुअल के लिए जो सिमिलर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप में कहीं ना कहीं एसेंशियली वो इंडिविजुअल ओवरकम करते हैं जो उनकी रेगुलर प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ताकि वो आपस में बात करके डिस्कशंस के थ्रू, इंट्रैक्शंस के थ्रू ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके ओवरकम कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका एक कॉमन प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल पाते हैं जो कि सारे लोगों को क्या नाम है इक्वली सबके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, बैंक लोन की बात करें SSG जो है वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव गारंटी सिस्टम के लिए भी एज अ हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो उनको ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू भी क्या नाम है उनको लोन मिल सकता है। जैसे अगर आप किसी एक अच्छी SSG के मेंबर है जिसकी क्रेडिट बहुत अच्छी है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आप उसको जा करके तो कहीं SSG भी आपकी हेल्प कर सकती है बैंक से लोन लेने में आपके लिए। ठीक है, रोल क्या क्या है SSG का डेवलपमेंट में। ठीक है, तो SSG ने बहुत सारे मल्टीपल रोल्स परफॉर्म किए हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में, उसमें से कुछ हैं कौन कौन से, जैसे पहला है पॉवर्टी एलिवेशन। तो SSG क्या नाम है उसका जो मेन एक सबसे प्राइमरी पार्ट है क्या सेविंग का, उसकी वजह से क्या नाम है ना कि जो लोग हैं उनकी क्या नाम है असेट्स इंक्रीज़ हुई हैं, उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं। इसकी वजह से सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ यूज़ ऑफ लोन्स फॉर पर्सनल यूज टू देम बी एज ए इनकम जनरेशन। पहले लोग क्या करते हैं इन लोन लेकर के पर्सनल यूज़ करते थे उसका, लेकिन धीरे धीरे SSG की वजह से क्या हुआ कि वो जो लोन होता है वो कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन चीज़ों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो लोगों की इनकम भी बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है और एसेट क्रिएशन भी होता है सोसाइटी में। ठीक है,
जो कम्युनिटी सेविंग होती है ना मेंबर की, वो कहीं ना कहीं उनको एक फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन में प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो उनकी वीसीएस साइकिल होती है ना पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होती है इसकी वजह से। फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है एसएसजी। अगर हम एनएसएसओ की सर्वे की बात करें 59 राउंड का, तो मोर देन हाफ ऑफ द फार्मर हाउस होल्ड जो रूरल इंडिया में, उनको फॉर्मल क्रेडिट का एक्सेस नहीं है, मतलब मोर देन 50% को नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 70% जो हाउस होल्ड है ना, उनको कहीं ना कहीं कोई भी एक्सेस नहीं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशन है हमारे फॉर्मर, ठीक है, लोन्स के, उनका कहीं ना कहीं उसका एक्सेस नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस क्या करता है, हेल्प करता है कि एसएसजीज को, ताकि ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है ना लाइक बैंक्स के लिए, ताकि वो वहाँ पे सेविंग भी कर सकें और वहाँ से लोन भी ले सकें, ठीक है। जो मेंबर होते हैं एसएसजी के, उनको एबल हो, वो उनको फिर एज अ वो एबल हो जाते हैं, ताकि वो अपनी जो डिपेंडेंस होती है ना मनी लेंडर्स के ऊपर, और जो छोटे ऐसे क्या नाम है वो इंस्टीट्यूशंस तो नहीं, मतलब ऐसे जो इनफॉर्मल क्रेडिट होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और तो एसएसजी कहीं ना कहीं जो इंडिया का गोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसको अचीव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है मेंबर्स की, वो कहीं ना कहीं उनको इनकरेज करती है, ताकि वो और स्पेंड कर सकें। तो जब वो स्पेंड करते हैं तो अपनी बच्चों के एजुकेशन पे भी स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से जो हाउस होल्ड होते हैं उनकी एक क्या नाम बेटर स्कूल अटेंडेंस भी होती है, और साथ ही साथ जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो भी कहीं ना कहीं से डिक्रीज़ होता है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से क्या नाम है, क्या होता है कि लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, हाउसिंग और हेल्थ भी इंप्रूव होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वुमेन और चिल्ड्रन की बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है ना हेल्थ रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, तो जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन का हाउस होल्ड इनकम में, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाई डे, और जो इसकी वजह से उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, और उनकी जो इंक्रीज़ इन्वॉल्वमेंट है डिसीजन मेकिंग में, वो भी इंक्रीज़ हो रही है वुमेन की डिसीजन मेकिंग में जो इन्वॉल्वमेंट है। और सेल एसएसजी ने क्या किया, इंक्रीज़ किया उनकी अवेयरनेस को लेकर के अबाउट वेरियस वेलफेयर स्कीम जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, एक्सेस टू द ऑर्गेनाइज। अब जैसे एक ग्रुप है उसमें 10 लोग हैं, अब 10 लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की, अब किसी को पता चला स्कीम के बारे में कुछ है, तो वहाँ पे लोग आते हैं, बताते हैं, जिसकी वजह से और लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के, और उनका जो एक्सेसिबिलिटी है ना उस चीज़ ऑर्गेनाइजेशन उस स्कीम को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है। और ये भी देखा गया है कि जो एक्सपेंडिचर गर्ल एजुकेशन में, ठीक है, जो मेंबर ऐसे मेंबर जो कि एसएसजी के मेंबर हैं, ठीक है, तो उनके जो हाउस होल्ड है उसमें कहीं ना कहीं जो गर्ल एजुकेशन है ना, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई है। कुछ सक्सेसफुल केस स्टडी देख लेते हैं कि क्या नाम की वुमेन का रोल क्या रहा था, क्या नाम है अभी। तो उसमें जैसे कोविड पैंडमिक की एक स्टडी दी गई है कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे इंडिया में, वो कोविड-19 पैंडमिक में कहीं ना कहीं उनका एक बहुत अच्छा रोल आया था, बहुत राइज हुए थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चैलेंज था उसको टैकल करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मास्क की शॉर्ट फॉल्स हो गई थी कोविड-19 पैंडमिक में, सैनिटाइजर्स हो गए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, और किचन्स हो गए, इन सबको क्या नाम है जो शॉर्टफॉल आ रही थी ना, उन चीज़ों को क्या नाम है टैकल करने में सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत अच्छा रोल रहा था, ठीक है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सोल्यूशन हो गया फार फ्लंग कम्युनिटीज़ के लिए, तो इन सारी चीज़ों को मतलब एसएसजी ने बहुत अच्छे से टैकल किया था। मेकिंग मार्क्स एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट, ओवर 90% जो इंडिया के डिस्ट्रिक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट होती हैं, सिटीज़ से अलग होते हैं। तो एसएसजी वुमेन जो है ना, वो कहीं ना कहीं फेस मास्क उन्होंने प्रोड्यूस किए थे, कम्युनिटी किचन्स उन्होंने बनाए थे, उन्होंने एसेंशियल फूड सप्लाईज़ को किया था, डिलीवर किया था, उन्होंने सेंसिटाइज़ किया था लोगों को हेल्थ और हाइजीन के बारे में, और जो मिस इन्फॉर्मेशन थी उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने टैकल किया था। इंडिया का एसएसजी मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं स्मॉल सेविंग और क्रेडिट ग्रुप्स को लेकर के क्या नाम है इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और वो उनका जो मेन एम है कहीं ना कहीं वो है कि एम्पावर करना पुअर रूरल वुमेन जो है, उनको कहीं ना कहीं एम्पावर करना, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है पुअर के लिए आज के टाइम पे, ठीक है। आज की हम बात करें, मोर देन जो 67 मिलियन वुमेन है आज कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयड, मतलब इसमें मेंबर हैं एसएसजी की, ठीक है। देखो अब तो मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी, तो इसमें अब आप एक चीज़ और ऐड और क्या कर सकते हो, एसएसजी का रोल सैनिटेशन में, ठीक है। उसमें आप ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए थे आपको, वो चीज़ें आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आर्टिकल भी हो गया हमारा। अब एक आर्टिकल ये हमारा आर्ट वाला बच गया है, आर्ट वाला देख लेते हैं। और ये वाई क्रोमोसोम वाला है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को है, ठीक है। और ये दोनों आर्टिकल हैं, डीप सी ट्रेजिडी, पार्किंग फ्यूल, IRDA। चलो ज़्यादा आर्टिकल नहीं, छोटे छोटे हैं, कर लेते हैं फटाक से।
तो अभी क्या हुआ कि अभी न्यू आर्ट टेक्नोलॉजी के रेगुलेशंस आए जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गई है और जो कंसेप्शन अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी लिमिट हो गई हैं। तो अभी हाल ही में हुआ क्या था कि ART क्या नाम है रेगुलेशन आए थे 2023 के, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या ये बताया जा रहा है कि जो ऑलरेडी मेडिकल कॉस्ट की ऑलरेडी वैसे ही हाई होती है, इसकी वजह से वो आने इस रेगुलेशन आने की वजह से जो मेडिकल कॉस्ट है कहीं ना कहीं वो भी इंक्रीज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो क्योंकि अब जो रिसोर्सेज है ना अवेलेबिलिटी क्या नाम है डोनर्स की वो कहीं ना कहीं अब रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है कि जो डोनर हैं और क्या नाम है वो अब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि वो इतना ही डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उनकी पे एक लिमिट भी लगी है कि उनसे कितनी चीज़ें ली जा सकती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डोनर ऑलरेडी वैसे लिमिट में थे और अब उन पर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, तो इसकी वजह से जो डिमांड है ना वो तो ठीक है लेकिन सप्लाई में शॉर्टफॉल आ रही है। इसकी वजह से जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जा रही हैं। तो उसी क्या नाम है पूरी प्रॉब्लम को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया। तो प्रोविज़न देख लें, प्रोविज़न क्या क्या इसमें लिखे हुए हैं आर्टिकल में। पहले ये नए आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ डोनर मेल और फीमेल कैन डोनेट स्पर्म और ऑर्काइड इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। और साथ ही साथ एक लिमिट लगा दी गई, एज लिमिट भी लगा दी गई है डोनर के लिए। पहली चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ़ टाइम कि आप क्या नाम कितने नंबर ऑफ़ टाइम आप डोनेट कर सकते हो, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। आपकी एज लिमिट भी लगाई गई, इस एज तक ही आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 रिस्ट्रिक्शंस पहले लगा दी गई हैं। फिर तीसरी क्या है ये बताया गया है कि जो ऑकाइड डोनर होना चाहिए, ऑकाइड मतलब जो फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है। जो फीमेल है अगर वो ऑकाइड डोनेट कर रही है, ठीक है, तो वो एक ऐसी पर्सन होनी चाहिए जो कि मैरिज उसकी एटलीस्ट एक बार उसकी शादी हो चुकी हो और ठीक है और उसका एटलीस्ट एक बच्चा हो, ठीक है, जो कि 3 साल का हो मिनिमम। अगर 3 साल का बच्चा नहीं है या फिर उसकी शादी नहीं है तो वो डोनेट नहीं कर सकती है। साथ ही साथ उसे ये भी बोला गया है कि और वो डोनेट ऑकाइड एक अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार कर सकती है, ठीक है। और वो भी एक बार में कितने, नॉट मोर देन 7, मतलब आप 7 से ज़्यादा ऑकाइड क्या नाम है आप डोनेट नहीं कर सकती हो, ठीक है। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। उसके साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो आर्ट बैंक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो बैंक है, ये कहीं ना कहीं गैमेट जो होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है, इसको क्या नाम है सप्लाई नहीं कर सकता है टू अ सिंगल डोनर मोर देन 1 कमिशनिंग कपल। कि मतलब अगर एक सिंगल डोनर का एक जो गैमेट है ना, एक सिंगल डोनर है इसका एक गैमेट होगा, इसको आप मोर देन 1 इंडिविजुअल कपल के मतलब ज़्यादा लोगों को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो कि आपने एक ही गैमेट को मतलब 2-3 लोगों को आप ट्रांसफ़र कर दो, तो ये नहीं होगा। आप एक गैमेट को सिर्फ एक सिंगल कपल को ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, नॉट मोर देन 1 कमिशनिंग कपल, ठीक है। जो कपल जा रहे हैं उनको उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। और ये बोला गया है कि साथ में पार्टीज जो आर्ट सर्विसेज जो ले रही हैं उनको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसे, ओकाइड डोनर को, जो क्या नाम है जो डोनेट कर रही है ओकाइड, उनको आपको ये इंश्योरेंस कवरेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि कोई भी अगर लॉस होता है, डैमेज हो या फिर डेथ होती है अगर डोनर की, तो उसमें वो इंश्योर्ड हो, ठीक है। तो उसके लिए इंश्योरेंस कवरेज की फैसिलिटी की बात की गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि एक जो क्लिनिक होगा, ठीक है, क्लिनिक को प्रॉफिट किया कि आप क्या नाम है सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते हो सेक्स किसी भी चाइल्ड का। साथ ही साथ जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, ठीक है, वो आपको चेक करना होगा एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के पहले। जब भी एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा तो उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा जेनेटिक डिजीज़ के लिए, ठीक है, वो आपको वहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। फिर आ जाते हैं सिग्मेंट लिफेंट टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ द आर्ट फाइंड द सिस्टम। इसकी वजह इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या हो रहा है ना कि जो आर्ट कपल्स है जो आर्ट टेक्नोलॉजी को क्या नाम है यूज़ करना चाहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं आज के टाइम पे एक सूटेबल डोनर मिलने में ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जा रही है, इसकी वजह से उनको डोनर मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये करें कि आर्ट लॉज ऐसे हो गए जिसकी वजह से जो डोनेशन अटेम्प्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है और चैलेंजेस भी इंक्रीज़ हो गए हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये तो आर्टिकल की बात हो गई, जो आर्टिकल में चीज़ें लिखी हुई थी। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि आर्ट क्या होता है। तो आर्ट टेक्नोलॉजी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, ये इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें होता क्या है कि जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें जो बोथ वुमेन के एग और मैन के स्पर्म दोनों को हैंडल किया जाता है। साथ ही ये क्या करता क्या है कि ये सबसे पहले कार्य करता है कि जो वुमेन की बॉडी होती है ना उसमें से एग को रिमूव किया जाता है, फिर एग को मिक्स किया जाता है स्पर्म के साथ ताकि फिर एक एम्ब्रियो फॉर्म किया जाता है। फिर इस एम्ब्रियो को फिर एक वुमेन की बॉडी में वापस डाल दिया जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये सबसे कॉमन और इफेक्टिव टाइप होती है आर्ट की, ठीक है।
आर्ट प्रोसीजर समटाइम यूज डोनर एग, डोनर स्पर्म और प्रीवियसली फ्रोजन एम्ब्रियोज की। ऐसा भी होता है कि एम्ब्रियो बना करके उसे फ्रोज करके रख दिया जाता है, उसको बाद में किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और इट में इन्वॉल्व सरोगेट और जेंटेशनल कैरियर। इसमें क्या होता है कि सरोगेट भी होता है, जैसे एक किसी से हमने ओकेट लिया और किसी का स्पर्म लिया, उसको लेकर के फिर हमने एक एम्ब्रियो फॉर्म कर लिया। अब जो वुमेन है जो चाहती है बच्चा, अब वो मान लो कहती है कि मैं उसको मतलब अपने अंदर नहीं लेना चाहती या फिर इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन मैं खुद नहीं करना चाहती, तो वो क्या करेंगे, एक सरोगेट को ढूंढेंगे, एक दूसरी वुमेन को ढूंढेंगे। वो क्या करेगी, वो सरोगेट करेगी, मतलब वो जो एम्ब्रियो है ना फिर वो एक थर्ड वुमेन के उसमें डाला जाएगा, जिससे फिर वो बच्चा उसके अंदर डेवलप होगा, ठीक है। और जब वो डेवलप हो जाएगा, फिर जब वो उसकी डिलीवरी होगी, फिर वो बच्चे को वापस इसको दे देगी औरत को, ठीक है। तो इसे सरोगेट कहते हैं। सरोगेट कहता है सरोगेट इज अ वुमन हु बिकम प्रेग्नेंट विद स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर ऑफ द कपल, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो मेल पार्टनर होगा कपल का, उसके स्पर्म से इसको प्रेग्नेंट किया जाता है। इसमें क्या होगा कि जो सरोगेट मदर होगा उसका वो ऑकाइट लिया जाएगा और इसका क्या नाम है, स्पर्म लिया जाएगा, उसको मिला करके फिर एक एम्ब्रियो फॉर्म करके वापस ये थर्ड जो वुमेन है इसके अंदर क्या नाम है, सरोगेट वुमेन के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। गेस्टेशनल कैरियर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रेग्नेंट बिकम प्रेग्नेंट विथ एन एग फ्रॉम द फीमेल पार्टनर एंड द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर, ठीक है। गेस्टेशनल कैरियर होता है बिकम प्रेग्नेंट विद एन एग फ्रॉम द फीमेल पार्टनर के एग से और मेल पार्टनर के स्पर्म से मिला के गेस्टेशनल कैरियर बनाया जाता है। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। इट कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज बाय लिमिटिंग नंबर ऑफ एम्ब्रियोज दैट आर पुटिंग इन द वुमन बॉडी। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है कि मतलब आप 2-3 एम्ब्रियो अगर डाल देते हो, ठीक है। इसको मिनिमाइज किया जाता है कि नंबर ऑफ एम्ब्रियोज दैट आर पुट इन द वुमन बॉडी, तो एम्ब्रियो हमें कम डालने होते हैं। सरोगेसी की बात करें, सरोगेसी क्या होता है, सरोगेसी इन्वॉल्व अ वुमेन एग्रीइंग टू कैरी अ बेबी फॉर समवन एल्स। जैसे एक वुमेन है वो किसी और के बच्चे को क्या नाम है एग्री करती है कि वो अपने पेट में रखेगी, ठीक है। उसे हम सरोगेसी बोलते हैं। ये अपने इंडिया में जैसे आमिर खान है तो आमिर खान का एक बच्चा वो सरोगेसी से हुआ है, ठीक है। आफ्टर द बेबी इज बॉर्न द बर्थ मदर गिव्स कस्टडी एंड गार्जियनशिप टू द इंटेंडेड पेरेंट और पेरेंट। जैसे बेबी बॉर्न होता है फिर वो बच्चा जो होता है उसकी जो पूरी कस्टडी और गार्जियनशिप होती है वो ओरिजिनल पेरेंट्स को लौटा दी जाती है। अ वुमेन हु एग्री टू कैरी एंड गिव बर्थ टू अ बेबी फॉर अनदर पर्सन इज सरोगेट और अ बर्थ मदर। उसे हम सरोगेट या फिर बर्थ मदर बोलते हैं, ठीक है। जैसे लड़कियां होती कहती हैं भाई फिगर ख़राब हो जाएगा तो भाई उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि भाई सरोगेसी करा लो। पेरेंट्स ऑफ अ बेबी बॉर्न थ्रू अ सरोगेसी अरेंजमेंट आर नोन एज इंटेंडेंट और कमीशनिंग पेरेंट। और जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो बेबी बॉर्न होता है उसके जो मतलब कमीशन पेरेंट्स होते हैं उनको कमीशन पेरेंट्स बोला जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो गार्जियनशिप करते हैं उसकी। और इंडिया क्या नाम है, एक कुछ ही फ्यू कंट्रीज है जहाँ पे कमर्शियल सरोगेसी अलाउ है। कमर्शियल सरोगेसी ऑन द हैंड अलाउ मतलब अलाउड तो है इंडिया में, लेकिन उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, उसके पीछे कोई प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं था, ठीक है। इसी वजह से इम्प्लाई करता है कि जो कमर्शियल सरोगेसी वो लीगल इंडिया, लेकिन कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो उसको गवर्न करता हो, ठीक है। तो अब हम बिल के बारे में देख लेंगे। बिल क्या था, ये एम जो ART बिल जो है क्या था। तो ये बिल रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को, क्लिनिक और बैंक्स को, ठीक है। और ये मिसयूज़ प्रिवेंट करता है टेक्नोलॉजी का, साथ ही साथ एथिकल प्रैक्टिस हो इस सर्विस की, इसके ऊपर इंश्योर करता है। और ये इंस्पायर करता है पेरेंटहुड के लिए कि जो लोग ऐसे लोग हैं जो पेरेंटहुड के लिए इंस्पायर करते हैं, उन लोगों की नीड्स को टैकल किया जा सके। और जो वुमेन है जो मदरहुड के नाम में चाहती हैं वो डिज़ायर कर सकें, मतलब उनकी ये नीड्स को फुलफिलमेंट किया जा सके। और इस बिल में क्या नाम है जो एक्सक्लूड किया गया है, तो लिव इन कपल, सिंगल मैन और LGBT कम्युनिटी। ऐसे मैन जो सिंगल हैं और लिव इन कपल और जो LGBT कम्युनिटी है, ये लोग इस बिल के अंदर सरोगेसी या फिर ART टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन इसको अवेल कर सकता है इस फैसिलिटी को, तो एक ये बिल करता है कि एक वुमेन जो कि क्या नाम है डोनेट करना चाहती है ओवम को, उसकी एज होनी चाहिए 23 से 35 साल के बीच में। एक जो डोनर बनना चाहती है वुमेन वो 23 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए और एटलीस्ट 3 साल का उसका बेटा होना चाहिए, उसका खुद का 3 साल, ऐसा नहीं कि अडॉप्टेड हो, उसका खुद का एक बेटा होना चाहिए 3 साल उससे ज़्यादा का। और अकॉर्डिंग की बिल बात करें, एक वुमेन जो कि ये नाम है लीगल एज जिसकी मैरिज के अबव है, ठीक है, और वो 50 साल के नीचे है, और एक मैन जो कि लीगल एज जिसकी लीगल मैरिज एज जो है उसके ऊपर है और 55 साल के नीचे है, वो दोनों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं। और एक कपल और एक वुमेन जो है वो आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं पेरेंट बनने के लिए, ठीक है। एक नेशनल रजिस्ट्री की बात की गई है इस बिल में, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बिल बोलता है कि हर एक आर्ट क्लिनिक और एक बैंक जो होगा वो रजिस्टर्ड होगा किसके साथ, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया। और ये रजिस्ट्री जो होगी ये
इस बिल के अंडर में वो क्या नाम है इस्टेब्लिश की जाएगी। और अब तो आई थिंक ये एक्ट बन गया है, आर्ट एक्ट हो गया है ये। और स्टेट जो है, स्टेट विल अपॉइंट अथॉरिटीज़ टू प्रोसेस रजिस्ट्रेशन। स्टेट क्या नाम है अथॉरिटीज़ करेंगी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करेंगी। रजिस्ट्रेशन जो होगा हर 5 साल में रिन्यू किया जाएगा, ठीक है। और जो क्लिनिक होंगे उनके पास एक एप्लीकेशन देनी होगी उनको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल। तो जितने भी क्या नाम है क्लिनिक जो अभी रन कर रहे हैं ART के थ्रू, तो उनको कहीं ना कहीं आपको ये विद इन 60 डेज जैसे ही नेशनल रजिस्ट्री बन जाती है उसके अंदर आपको उसको एक एप्लीकेशन डालनी होगी रजिस्टर्ड अथॉरिटी के पास। पेनल प्रोविज़न बताए गए हैं कि सेक्स सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं कि आपको सेक्स सिलेक्शन जो होता है ना प्री, उसकी प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं पनिशमेंट के लिए बताया गया है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है और प्रोहिबिट है। और ये बोला गया है कि सेल और सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो और गैमेट्स का बैन किया गया है, ठीक है। और ये बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, साथ ही साथ इसमें ऑफेंसेस को लेकर के 5 से 10 लाख का फ़ाइन की बात की गई है। और अगर फिर से फर्दर कॉन्ट्रीवेंशन होता है कि एक बार आपने कर दिया 5 फिर से होता है तो उसमें फिर क्या होगा, फिर एक जेल की बात की, इम्प्रिजनमेंट की 8 से 10 साल की, और फाइन लगेगा 10 से 20 लाख रुपए का। और अगर आप एडवर्टाइजिंग करते हो या फिर ऑफर करते हो सेक्स सिलेक्टिव आर्ट, कि मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्स से रिलेटेड की लड़का हम आपको दे देंगे, लड़की आपको पर्टिकुलरली चाहिए तो हम दे देंगे, तो एनी क्लिनिक और बैंक जो कि एडवर्टाइज करता है सेक्स सिलेक्टिव आर्ट को पनिशेबल होगा इम्प्रिजमेंट के लिए। कितने साल के लिए? 5 से 10 साल की इम्प्रिजमेंट और फाइन भी हो सकता है 10 से 25 लाख तक का, या फिर दोनों भी हो सकता है। ट्रैफिकिंग और सेल ऑफ एम्ब्रियो, ये प्रोविज़न बोलता है कि अगर ट्रैफिक और जो सेल ऑफ एम्ब्रियो होगी तो उस पर 10 लाख का फाइन की बात की गई है। और पहले इंस्टेंस में अगर फिर से दूसरे सेकंड इंस्टेंस में फिर से एक इंसान पकड़ा जाता है तो उसको 12 साल तक की जेल भी हो सकती है। नेशनल बोर्ड की बात करें तो नेशनल जो बिल प्रपोज करता है एक नेशनल बोर्ड बनाने के लिए, और जो ये बोर्ड है वो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करेगा फिजिकल लैब इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेबोरेटरीज़ का, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स का, एक्सपर्ट्स और मैन पावर जो डिप्लॉय किए जाएंगे क्लिनिक और बैंक्स में उनका, ठीक है। प्रोफेशनल काउंसलिंग की बात की गई है। जो बिल कहता है कि प्रोफेशनल काउंसलिंग होनी चाहिए, इंप्लीकेशंस होने चाहिए, चांसेस ऑफ सक्सेस होने चाहिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के प्रोसीजर को लेकर के, और कमीशनिंग कपल और वुमेन के लिए जो भी उनके प्रोसेस होंगे वो चीज़ें बताई जाएंगी। इंश्योरेंस कवर की बात की गई जो एग डोनर है उनके लिए, और प्रोटेक्शन फ्रॉम मल्टीपल एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो मल्टीपल एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो एग डोनर है उसके लिए इंश्योरेंस कवर होना चाहिए ताकि जो मदर और चाइल्ड के हेल्थ रिस्क हैं उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके। और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग मैंडेटरी की, ये बोला गया जो प्री इम्प्लांटेशन होती है ना जेनेटिक टेस्टिंग की, उसको मैंडेटरी किया गया है कि ताकि जो बच्चा अगर क्या नाम है वो हो रहा है टेक्नोलॉजी से हो रहा है तो उसमें कोई जेनेटिक डिजीज़ ना हो, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है कि आप सिंगल मैन को अलाउ नहीं कर रहे हो, LGBT कपल्स को अलाउ नहीं कर रहे हो, तो एक मेजर तबका जिनको बच्चा चाहिए होता है वो तो पीछे ही हट गए। साथ ही साथ इस ड्रॉज पावर फ्रॉम सरोगेसी बिल, तो सरोगेसी बिल से कि अभी तक ये जो बिल की सारी पावर है ना वो सरोगेसी बिल से आता है। तो सरोगेसी बिल जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक वो भी पास नहीं हुआ था ऐसा, तो इसलिए कहना है कि उसके लिए क्रिटिसिज्म था। और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है कहीं ना कहीं, ये जो प्रोसीजर आपने पूरा बताया गया ना बेबी को एक करने का, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी वजह से कहीं नहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट को एक ऐसा प्रोसीजर कंसिडर करना चाहिए जहाँ पे जो पुअर चाइल्डलेस पेरेंट है ना वो कहीं ना कहीं आर्ट टेक्नोलॉजी से हेल्प कर सकते हैं। आपने इसमें प्राइस का कोई प्रोविज़न नहीं बताया हुआ है, तो इसकी वजह से जो क्लिनिक्स वगैरह वो बहुत हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, तो इसकी वजह से जो पुअर पेरेंट्स वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। साइड इफेक्ट और डिसएडवांटेज से इसकी बात नहीं की गई है। इसने बोला कि जो कॉस्ट है प्रोसीजर की, मेडिकल साइड इफेक्ट हो गया, रिस्क जो है, और रिस्क जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कमीशनिंग कपल के रिलेटेड जो होगा उनका मैटर होगा, तो उन चीज़ों को लेकर इन्फॉर्म डिसीजन वो इस बिल में उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। इशू ऑफ रेगुलेशन की बात करें, बहुत सारे आर्ट क्लिनिक ऐसे हैं जो कि कंट्री में कर रहे हैं विदाउट रेगुलेशन, तो एक रेगुलेशन चाहिए क्लिनिक को रन करने के लिए। और नॉट फीजिबल फॉर सिंगल मैन टू यूज़ आर्ट्स, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इंडिया में वो कहीं ना कहीं लीगल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या नाम है ये एक सिंगल मैन के लिए आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पेरेंट बनना वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ फीजिबल नहीं है। और नीड फॉर आर्ट रेगुलेशन इन इंडिया, हमारे यहाँ नीड क्या थी आर्ट रेगुलेशन के लिए? सबसे पहली चीज़ है कि मिनिमम स्टैंडर्ड एंड कोड्स। बिल्स ये जो है कहीं ना कहीं एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है और कोड सेट करता है ताकि जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं उनका क्या नाम है कंडक्ट किया जा सकें। ओके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसमें सेट किए गए हैं ताकि एक यूनिफॉर्म कॉस्ट हो सके और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेट किया जा सके अक्रॉस इंडिया। एक मॉनिटरिंग बॉडी बनाई गई है जो कि कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सके कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्ट सर्विसेज बाय प्राइवेट प्लेयर। तो उसको कहीं ना कहीं जो
कमर्शलाइजेशन हो रहा है ना मेन टेक्नोलॉजीज़ का, कि प्रॉफिट मोटिव के लिए बहुत ज़्यादा, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा मॉनिटर किया जा सके, और अनइथिकल और एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेस जो हैं उनको कहीं ना कहीं क्या थोड़ा स्टॉप किया जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। और ये बोला गया एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए कमेटी के लिए, जो कि ओवरऑल गाइडेंस जो नेशनल बोर्ड को वो कर सके, और साथ ही साथ जो अनब्रीडेड कॉमर्शियल यूज़ है इसका, उसको कहीं ना कहीं टैकल किया जा सके। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा आल टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, चैलेंजेस इसमें जो आ रहे हैं वो बता दी, इसके प्रोविजंस हैं वो मैंने आपको बता दी, नीड क्या थी वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक आर्टिकल इसमें कवर हो गया है। और अब अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। अगला आर्टिकल है वाई क्रोमोसोम को लेकर के, कैंसर स्टडीज़ में छोटा सा आर्टिकल है। तो ये एक स्टडी आई थी, इसमें ये बोला है कि जो रोल होता है ना वाई क्रोमोसोम का, जैसे मेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, तो उसमें ये जो वाई क्रोमोसोम होता है इसकी बात की गई है कि जो वाई क्रोमोसोम का रोल कहीं ना कहीं जो कैंसर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, कि जो मेल होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू फीमेल, क्योंकि मेल में ये वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि ये साइंस एंड टेक के हिसाब से थोड़ा सा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ मेंस के हिसाब से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बताया गया था कि जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, ये कहीं ना कहीं कोलोरेक्टल जो कैंसर होता है उसको कहीं ना कहीं उसकी जो ट्यूमर होता है उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा ड्राइव करता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन का वो इम्यून वो होता है ना रिस्पॉन्स, वो कहीं ना कहीं ये एक्सकेप कर लेता है, जो ट्यूमर होता है, ठीक है, वो कर लेता है। इसकी वजह से जो मेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं। और ये बोला गया है ये कोलोरेक्टल जो कैंसर होता है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप है, क्या नाम है, कैंसर रिलेटेड डेथ का 2nd मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। और ये बोला गया है कि ये जो मॉडल होता है कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिजीज़ होती है ऑकोगेन, ठीक है, उसको हम ऑकोगेन बोलते हैं, इसको कार्स भी बोला जाता है, KRAS। तो कार्स अगर कहाँ से रिलेटेड तो याद रखना कोलोरेक्टल कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये बोला गया है कि कैंसर कॉजिंग वर्स आउटकम इन मेल्स, कि मेल्स में क्या नाम है ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है एज़ कम्पेरिजन टू फीमेल्स, क्योंकि वहाँ पे वाई क्रोमोसोम है का एक रोल होता है, प्ले होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो क्या नाम है, और इस कैंसर में होता है क्या, जनरली जो वाई क्रोमोसोम होते हैं ना वो लॉस होते रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या नाम है और ये ऑब्जर्वेशन की गई है इसमें कि लॉस ऑफ वाई सम क्रोमोसोम इज़ अ फीचर ऑब्जर्व इन मल्टीपल कैंसर टाइप, जहाँ पे मल्टीपल कैंसर टाइप होते हैं वहाँ पे वाई क्रोमोसोम जो होता है वो लॉस होने लगता है, ठीक है। और ये कहा गया है जो ट्यूमर्स लैकिंग, ऐसे ट्यूमर जो कि वाई क्रोमोसोम को लैक करते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो टी सेल होता है ना, टी सेल का मीडिएटर जो इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम होता है इसको भी कहीं ना कहीं वो डैमेज करते हैं, ओके। और ये बोला गया है कि जो लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम होता है वो एसोसिएट किया जाता है इंक्रीज इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी, उसको हम क्या बोलते हैं, NTPD1, ठीक है, चेक पॉइंट ब्लॉकेज थेरेपी। इसको आप याद कर लेना कि क्या नाम है, एक थेरेपी है NTPD1 चेक पॉइंट ब्लॉकेज थेरेपी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल ट्रीटमेंट है जो कि क्या नाम है ब्लैडर कैंसर को वो को टैकल कर सकती है, ठीक है। NTPD चेक पॉइंट 1 ब्लॉकेज थेरेपी इम्यूनोथेरेपी है। तो अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। अगला आर्टिकल भी ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को लेकर के है। तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं, वो सिंगल यूनिसेलुलर क्या नाम है वो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या नाम है कोई ऑर्गन सेल्स नहीं होती हैं, और साथ ही साथ जिनका जो DNA होता है ना वो एक सिंगल पैक में नहीं होता है, जैसे हमारे एक क्या नाम है न्यूक्लियस में होता है ना, हम जो ये होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं, इनका जो DNA होता है वो एक सिंगल पैक में होता है, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इनका जो DNA होता है वो पैक में नहीं होता है, ऐसे फ्लोटिंग में होता है, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो एक स्टडी आई है, इसने बताया है कि कहीं ना कहीं जो प्रोकैरियोट है ना, ये सिंगल सेलुलर वाले, इनका एक रोल रहा है कहीं ना कहीं यूकैरियोट के इवोल्यूशन में, ठीक है। बस इतना बताया गया, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें ये बोला गया है सबसे पहली बार 50 साल पहले, आज से पहले, कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया गया, इसका नाम था आर्किया। आर्किया था, इसकी क्या नाम है जो कंपोजिशन थी कहीं ना कहीं द टू डिफरेंट कंपोजिशन देयर सेल वॉल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक जो सेल वॉल थी इसके बीच में 2 डिफरेंट कंपोजिशन था। आर्किया क्या है, यूनिसेलुलर, ये क्या है, ये प्रोकैरियोट है, ठीक है। और एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया होता है यूकैरियोट, ठीक है। तो ये बोला गया है। और ये बोला गया है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, ये होता है किस में,
ये होता है हमारे यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये बताया गया है कहीं ना कहीं ये इसके जो एंसेस्टर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रोटोबैक्टीरिया रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से, ये प्रोकैरियोट होते हैं में आते हैं। तो ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं इनका जो एवोल्यूशन हुआ है ना यूकैरियोट्स की सेल का, वो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट से ही हुआ है। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल ये बताया है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, वो कहीं ना कहीं कहाँ से इवॉल्व होकर बना है, वो बना है थिसाइजिंग साइनोबैक्टीरियम से, ठीक है। इंटेक ऑफ फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरियम विच बिकम द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो यही एक स्टडी में इनके बताया गया था, बाकी ऐसा कुछ खास था नहीं। अगले पे आ जाता है, अगला आर्टिकल यहाँ पे है कि यूएस बेस्ड क्या ना अप्रूवल, यूएस ने अभी अप्रूवल दे दी है लैब बेस्ड मीट के लिए, ठीक है। तो लैब बेस्ड मीट के लिए हो गया है, उसके लिए हम देख लेते हैं कि और ये कुछ बताया गया है कि क्या सेल्फ कल्टिवेटेड जो है क्या नाम सेल्फ कल्टिवेटेड चिकन, इसको बेचना क्या नाम है वाइबल रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बारे में बात की गई है। तो अभी क्या है कि अभी जैसे चिकन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, अगर हम बात करें तो इस जिसकी वजह से, और चिकन कंजप्शन की वजह से क्या होता है कि कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है लैब ग्रोन चिकन जो है ये, ठीक है, एक तरीके से। तो इस लैब ग्रोन चिकन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो दो कंपनी है यूएस की, गुड मीट और अपसाइड फूड्स, इन्होंने क्या किया अभी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था इसके लिए लैब बेस्ड चिकन के लिए, ठीक है। तो और एफडीए जो वहाँ की फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है यूएस की, उन्होंने उन्हें एक क्या नाम है नो क्वेश्चन लेटर भी दे दिया। नो क्वेश्चन लेटर मतलब वो एक तरीके से अप्रूवल दे दिया, ठीक है। तो होता क्या है लैब सेल कल्टिवेटेड चिकन, तो सेल कल्टिवेटेड चिकन क्या होता है, इसमें होता है कि जो सेल्स होती हैं ना जो मीट की, उनको कहीं ना कहीं आइसोलेट किया जाता है। जो मीट हम कंज्यूम करते हैं नेचुरल जो चिकन होता है मीट होता है, उसको निकाला जाता है, उसकी सेल्स निकाली जाती हैं, फिर उसको क्या नाम है आर्टिफिशियली पता है एक इन्वायरमेंट में एक रखा जाता है, वहाँ पे उसको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं, ताकि वो अपनी बाकी जो कॉपी बना सके। धीरे धीरे जैसे वो कॉपी बनाता जाता है, फिर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिएंट होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ये जो पूरा एक सेटिंग होती है ना, जो पूरा इन्वायरमेंट होता है, उसे हम बायो रिएक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर कल्टिवेटर भी बोलते हैं। उसमें एक सेंसर फिट डिवाइस होता है जो कि पर्टिकुलर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिससे वो जो सेल हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकें, ठीक है। तो उसकी वजह वो रेप्लिकेट करती हैं और ऐसी बहुत सारी सेल हो जाती हैं, फिर उनको रिसेंबल किया जाता है, ठीक है, माइंस मीट में, फिर उनको पूरा कलेक्ट करके और प्रोसेस किया जाता है, साथ ही उसमें कुछ एडिटिव डाल के उस पूरा जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव किया जाता है। फिर विच फॉर्म ऑफ सेल कल्टिवेटेड मीट एग्जिस्ट, कौन कौन से, तो चिकन जो सबसे वाइडली यूज़ किया जाता है, तो यूएनएफओ की बात करें, अकॉर्डिंग टू यूएनएफओ की मतलब यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी माने तो चिकन जो है ना वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है मोस्ट कंज्यूम्ड मीट के बारे में। तो ये बोला कि जा रहा है कि अभी क्या नाम है, तो मीट जो अभी प्रोडक्शन होने वाला है वो कहीं ना कहीं चिकन का ही होगा। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि सेल कल्टिवेटेड वर्जन ऑफ सी बास हो गया, ट्यूना और श्रिम्प, इन चीज़ों पे भी काम चल रहा है आने वाले टाइम पे कि लैब ग्रोन सी बास हो गया, ट्यूना और श्रिम्प हो गया, इसको भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और सेल कल्टिवेटेड मीट क्रिएट क्यों किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बोला गया है ना कि जो फूड इंडस्ट्री आज के टाइम पे चिकन की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, इमिशन, लैंड यूज़ और प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी और फूड सिक्योरिटी, इन चार चीज़ें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो थ्रेट्स होती हैं आज के टाइम पे वो देखे जाते हैं। एफएओ की माननी है तो फिर जो ग्लोबल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो 14.5% रिस्पॉन्सिबल है टोटल एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए। और अगर हम प्रोडक्शन ऑफ बीफ की बात करें तो इस 14.5% का जो 41% है ना, वो कहीं ना कहीं अकेले जो बीफ प्रोडक्शन है वो वहाँ से क्या नाम है वो काउंटेड है उसके लिए। और जो चिकन, मीट और एग्स हैं वो कहीं ना कहीं 8% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो लैब कल्टिवेटेड मीट है ना वो कहीं ना कहीं 63% लेस लैंड यूज़ करेगा इन द केस ऑफ चिकन, और कहीं ना कहीं ये जो इमिशंस के प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व कर देगा, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नीड्स है ना उसको भी कहीं ना कहीं वो टैकल करेगा, ठीक है, तो एड्रेस कर देगा। तो उस चीज़ को लेकर के भी क्या नाम है ये तो मतलब ये जो मतलब 4 पिलर है ना मेजॉरिटी, इमिशन, लैंड यूज़ और एनिमल क्रूएलिटी और फूड सिक्योरिटी, इन चारों को ये एड्रेस कर रहा है। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है, 4 तरीके के चैलेंजेस बताया गया। सबसे पहला है कि कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, की कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल टेस्ट होता है मीट का और जो टेक्सचर होता है, अपीयरेंस होती है, वो कहीं ना कहीं उतना मैच नहीं कर पाएगा जो लैब ग्रोन मीट है। तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है उसको एक्सेप्ट करे कि ना करे, उसके लिए प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ ये जो कॉस्ट होगी ना सेल कल्टिवेटेड मीट की, वो कहीं ना कहीं हाई होगी नियर फ्यूचर में, ठीक है।
तो उस चीज़ को लेकर के बताया गया है कि कॉस्ट जो कि उतनी आप मैच नहीं कर पाओगे जो नेचुरल मीट होता है। और तीसरी बताया जा रहा है जो कल्टीवेशन के लिए रिसर्चर को एक्वायर होता है हाई क्वालिटी सेल्स। हाई कल्टीवेशन करने के लिए आपको हाई क्वालिटी सेल चाहिए, साथ ही साथ एक सूटेबल ग्रोथ मीडियम होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए ताकि आप क्वालिटी फाइनल प्रोडक्ट बना सको। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम है पूरी उसके बारे में बताया गया। और चौथी चीज़ ये बताई गई कि अनसर्टेनिटीज़ हैं बहुत सारी कि, और अभी ये जो क्या नाम है, ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये वाली लैब ग्रोन मीट की, अभी नेसेंट स्टेज में, अभी ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो कहने की बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं जो इसके साथ क्या नाम है वहाँ पे अभी मतलब इसके साथ एसोसिएट हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो उनको भी हमें टैकल करना है, इस पर और अभी रिसर्च होनी बाकी है। हाईली रिफाइंड ग्रोथ मीडियम होना चाहिए हमारे पास, जैसे कि इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि हाईली रिफाइंड ग्रोथ मीडियम होनी चाहिए, जैसा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इसके। और अगले एक आर्टिकल ये बताया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की अभी जो न्यूक्लियर डील हुई है, हमारे उतना अच्छा आर्टिकल कुछ खास हमारे लिए है नहीं। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि अभी चाइना और उसने एक $4.8 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है कि एक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे कहाँ पे, चश्मा डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, वहाँ पे ये बनाएंगे, पंजाब प्रोविंस जो है वहाँ पे बनेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म बोल तो C5 नाम है इसका न्यूक्लियर रिएक्टर का जो बनाया जाएगा। और जहाँ पे ये बताया जाएगा कि ब्रॉडर इम्प्लीकेशन, जैसे ये बताया गया कि चाइना ने क्या किया है ना, चाइना ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है और उन्होंने न्यूक्लियर सप्लाई कर रहे हैं, न्यूक्लियर की जो वो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो सप्लाई करेगा पाकिस्तान को, ठीक है, बनाने के लिए। लेकिन चाइना क्या है ना, चाइना है मेंबर किसका, NSG का, लेकिन पाकिस्तान NSG का मेंबर नहीं है। ठीक है, और चाइना और NSG क्या कहता है, NSG कहता है कि जो गाइडलाइन है इसके कि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स के लिए जो प्रोहिबिट करता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या सिर्फ इस जो NSG के मेंबर्स हैं ना उनके बीच में सिर्फ ट्रांसफ़र होगी, और उन वो मेंबर जिन्होंने NSG को साइन नहीं किया है, NPT को साइन नहीं किया है, नेशनल प्रोलिफिकेशन ट्रीटी जो है, जिन्होंने NPT ट्रीटी साइन नहीं किया उनको आप न्यूक्लियर क्या नाम है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, चाइना ने तो साइन किया हुआ है NPT, ठीक है, लेकिन कहीं नहीं पाकिस्तान ने नहीं किया हुआ है। अब पाकिस्तान ने नहीं किया हुआ है तो आप इसको कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो। चाइना का कहना ये है कि इंडिया ने भी साइन नहीं किया हुआ है, तो US क्यों दे रहा है इंडिया को, ठीक है, US ने इंडिया को क्यों दी टेक्नोलॉजी। तो ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है ना, इंडिया ने 2008 में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था ये न्यूक्लियर वाला इसके साथ इंडिया और US के बीच में, ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमने एक अलग से प्रोविज़न सेट किए हैं, और साथ ही साथ इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने IAEA की जो पूरी रिक्वायरमेंट है ना उसको हमने माना है, जो उसकी कमिटमेंट थी IAEA की उसको हमने माना, उसकी जो सेफगार्ड्स हैं जैसे सेपरेट करना सिविलियन सिविलियन और न्यूक्लियर प्रोग्राम और क्या नाम है जो मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करके रखना, और साथ ही साथ जो आपके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको क्या नाम है उसके अंडर में रखना कि क्या नाम है ओपन रखना कि ताकि उसको वो गार्ड कर सके, उसको मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें की बात की गई हैं, तो यही चीज़ें बताई गई कि लेकिन ये चीज़ें चाइना जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में क्या नाम है ये IAEA सेफगार्ड जो है उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करता है, उसने क्या नाम है ये सेपरेट नहीं कर रहा कि सिविलियन और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ये NSG और NPT के जो प्रोविज़न्स है ना उसको कहीं ना कहीं चाइना फ्लॉट कर रहा है। ठीक है, इसी की बात की गई है। ओके, और NPT के बारे में देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हो। NSG है एक ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है कि नॉन प्लोरिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया जा सके, नॉन प्लोरिफिकेशन हो कि उसको बढ़ावा ना मिले, और 2 सेट ऑफ गाइडलाइंस है फॉर द न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के लिए और न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट के लिए, और ये एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय इट्स मेंबर की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो वो मेंबर किसी ऐसी कंट्री को साइन नहीं देंगे जिन्होंने NPT साइन नहीं किया है। चाइना ने NPT साइन किया था, 48 मेंबर का ग्रुप है ये 2004 में। ठीक है, हाँ, इंडिया और US ने एक वेवर मिला था NSG से, कब, 2008 में। ठीक है, और नंबर ऑफ कमिटमेंट है जो इंडिया ने साइन कर रखे कि अपनी फैसिलिटीज़ को IAEA सेफगार्ड्स के अंदर में रखा है और सेपरेट कर रखा सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में नहीं, चाइना से
नाइदर चाइना हैज़ सॉट एनी सच वेवर, चाइना ने एनर्जी से वेवर भी नहीं लिया, और दूसरी चीज़ पाकिस्तान ने सिमिलर कमिटमेंट भी नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम इन्होंने बताई है कि कहीं ना कहीं जो ये चाइना है वो कहीं ना ग्लोबल रूल्स को फ्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं यूएस फाइटर जेट, यार कितनी रोज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, अब थक गया हूँ कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है और HAL जो है इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें क्या नाम है जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी HAL को, किस चीज़ के लिए, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनके इंजन जो होगा MK2 का, ठीक है। इंजन का नाम क्या है, इंजन का नाम है F414, ठीक है। F414 ही है ना, हाँ F414 है, ठीक है। और ये जो इंजन होगा ये इंडिया में डेवलप होगा, ठीक है। और ये है कि सिग्निफिकेंट ये है कि इसके पहले भी 2012 में भी एक एग्रीमेंट हो चुका था GE और HAL के बीच में, ठीक है। किस चीज़ को लेकर के, F414 इंजन को ही लेकर के हुआ था, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेकिन कितनी थी उस टाइम 58%, और अब कितनी हो रही है 80%, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इसे एक टर्म दिया जाता है ट्रेल ब्लेजिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रेल ब्लेजिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है अब, ओके। और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जेट इंजन टेक्नोलॉजी जो है हमने इंडिया में भी सोचा था कि हम इसको इंडिजीनियसली बनाएंगे, तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी था, कावेरी प्रोजेक्ट नाम रखा गया था, जिसे 1989 में लॉन्च किया गया था कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी के थ्रू। लेकिन हुआ क्या कि ये मतलब इसमें हमने 9 प्रोटोटाइप इंजन बनाए थे और 4 कोर इंजन बनाए थे, लेकिन इतने सक्सेसफुल हो नहीं पाए थे। फिर इसको क्या नाम है 30 साल बाद इसको शट डाउन कर दिया गया, इस प्रोजेक्ट को, ऑपरेशन कावेरी जो था, ठीक है, कावेरी प्रोजेक्ट को। और ये F414 INS6 जो इंजन जो बनाए जाएंगे ये पूरे इंटायरली मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में अभी जो एग्रीमेंट के थ्रू। और बाकी ऐसा कुछ इसमें ख़ास नहीं है यार। चलो ये आर्टिकल हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर दी। ये आप लोग मुझे बताना, ठीक है, गांधी पीस प्राइज़ 2021 का ये किसको मिला है, गीता प्रेस को, मतलब वो गांधी ये मिला है, किसको किसको ऑलरेडी मिल चुका है, प्रीवियस जो अवॉर्डीज़ हैं उनकी लिस्ट आप मुझे बताओ कि किनको मिल चुका है। और आप मुझे बताओ कि गांधी पीस प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। तो गांधी पीस प्राइज़ के रिगार्डिंग मुझे 2 चीज़ें बताना, कब स्टार्ट हुआ था और दूसरी चीज़ किसको किसको अब तक मिल चुका है, ओके। अगले आर्टिकल आ जाते हैं। अभी डीप सी स्ट्रैटेजी हुई है, एक टाइटन नाम का एक ये सबमर्सिबल था, ये कहीं ना कहीं ओशन में गया था, टाइटेनिक की जो है वहाँ पे वो रिसर्च करने और देखने गए थे। तो वहाँ पे 5 क्रू मेंबर थे, जिसमें एक थे क्या नाम है वो पायलट और 4 क्रू मेंबर थे। ये लोग गए वहाँ पे, लेकिन अभी हुआ का इंसिडेंट हो गया और उनकी वहाँ पे जो थे वो 5 के 5 लोग उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये बताया गया, कंपनी का नाम था ओशियन गेट, ठीक है। और ये जो इसका पूरा ये फ्रेम बना था किससे बना था, कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना हुआ था, ठीक है। बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और एविएशन सेक्टर ये है कि IRDAI है, इसके अलावा और कोई आर्टिकल और कुछ नहीं बचा है। चलो ये 2 आर्टिकल हैं, इनको करके फिर न्यूज़पेपर आज का ख़त्म करते हैं। तो एविएशन सेक्टर के बारे में बात की गई है कि अभी जैसे इंडिगो ने अभी 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, ठीक है। उसके पहले जो एयर इंडिया है उन्होंने भी क्या नाम है दे रखा है, जैसे 480 ऑर्डर का दे रखा है, 480 ऑर्डर। और अलास्का ने भी क्या नाम है 3 डिजिट में ऑर्डर दे रखे हैं। इंडिगो ने पहले 480 ऑर्डर दे रखे थे, एयर इंडिया ने 470 दे रखे। ये बताया जा रहा है कि और 85% जो क्या नाम है ट्रैफिक कंट्रोल है वो एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जा रही है ना पार्किंग स्पेस की, कि जो पार्किंग स्पेस है ना वो कहीं ना कहीं सिर्फ 50% ही अलॉट किया गया है इन तीनों को। वो ट्रैफिक कितना कंट्रोल कर रहे हैं 85%, लेकिन उनको जो वो दिया गया है पार्किंग स्पेस वो सिर्फ 50% दिया गया है। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे हमारे यहाँ 700 प्लेन्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास कंबाइंड पार्किंग फैसिलिटी है ना वो कहीं ना कहीं 364 एयरक्राफ्ट की है। ये 2 एयरपोर्ट की बात की जा रही है, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट, ठीक है। वहाँ पे 700 एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं, लेकिन पार्किंग कैपेसिटी कितनी की 364। तो कहीं ना कहीं पार्किंग प्रॉब्लम को बताया जा रहा है कि जो एयरलाइंस है ना, एयरक्राफ्ट हैं, उनकी पार्किंग के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं है। और इंडिया का जैसे जैसे एविएशन सेक्टर ग्रो हो रहा है तो हमारे पास और भी क्या नाम है अभी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, तो उसके लिए हमें जो पार्किंग स्पेस है वो कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है।
हाँ, तो अब ये बात कर लेते हैं एविएशन सेक्टर को लेकर। तो इंडिया एक 7th लार्जेस्ट एविएशन सेक्टर है वर्ल्ड में, ठीक है, और ये 3rd लार्जेस्ट बन जाएगा 2024 तक। पैसेंजर ट्रैफिक जो है टोटल बात करें तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में, और कोविड-19 के लिए थोड़ा अभी फॉल आया था मतलब इसमें ट्रैफिक में, लेकिन वापस से इंक्रीज़ कर रहा है। रिकवरी जो है 64% इंक्रीज़ हुई है ट्रैफिक में, एयर जो एविएशन सेक्टर का ट्रैफिक है उसमें। और बाई 2036 की बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो टोटल पैसेंजर ट्रैफिक है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ये मिला के 480 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो 480 मतलब 48 करोड़, और मतलब ये दोनों जापान और जर्मनी का जो कंबाइंड ट्रैफिक है ना उससे भी ज़्यादा होगा ये, ठीक है। और अभी बात करें कि हमारा फोकस क्यों होना चाहिए एविएशन सेक्टर पे, तो कहीं ना कहीं रोबस्ट डिमांड है आज के टाइम पे। जैसे मेजर हब्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, मुंबई हो गया फाइनेंस का, बेंगलोर बन गया आईटी का, चेन्नई आईटी का बन गया, दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग आईटी दोनों के लिए, और बिजनेस ट्रैवल के लिए भी आज के टाइम पे इतनी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक रोबस्ट डिमांड क्रिएट हो रही है, न्यू मिडिल क्लास आ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, राइजिंग इनकम है, ठीक है। तो इसकी वजह से लोग एविएशन सेक्टर पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे एविएशन सेक्टर को 2380 नई कमर्शियल एयरप्लेन्स की ज़रूरत होगी 2038 तक। और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2040 की। और हमें कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट होने चाहिए हमारे पास वो 190 से लेकर 200 तक ऑपरेशनल एयरपोर्ट हमारे पास उस टाइम तक होने चाहिए। तो इसलिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा फोकस होना चाहिए उस चीज़ पे कि इन्वेस्टमेंट हम और ज़्यादा करें। और जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, तो कार्गो सर्विसेज भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से और जो डिमांड है ये एविएशन में वो और इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया का एक ह्यूज पोटेंशियल है इंडिया को एज एम आर ओ हब बनाने के लिए। जैसे जैसे एक्सपेंड हमारा एविएशन सेक्टर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी एयरक्राफ्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन ये भी इंक्रीज़ होगा धीरे धीरे, इसको एम आर ओ सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो एम आर ओ इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि वो ग्रो हो सकती है। अभी 2018 में कितनी थी, 800 मिलियन की थी, और 2018 तक ये हो सकती, 2028 तक ये हो सकती है 2.4 बिलियन की, ठीक है। तो इंडियन एयरलाइन कंपनी जो है वो 12 से 15% अपना रेवेन्यू मेंटेनेंस पे खर्च करती हैं, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट कंपोनेंट है फ्यूल के पास, सबसे ज़्यादा पैसा उनका फ्यूल पे खर्च होता है। दूसरा उनका कंपोनेंट होता है एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन, ठीक है। ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि आज के टाइम पे इनएडिक्वेट क्या नाम है एमआरओ फैसिलिटीज़ की वजह से इंडिया का जो सिर्फ ग्लोबल एमआरओ मार्केट में सिर्फ 2.5% शेयर है। रीजनल कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट की बात करें, एविएशन सेक्टर जो है बहुत क्रूशियल है आज के टाइम पे बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए, रीजनल रूरल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, ठीक है। एविएशन सेक्टर की बात करें तो ये हब है वेरियस एक्टिविटीज़ का। एयरपोर्ट जो होते हैं एक तरीके से ग्रोथ पोल की तरह काम करते हैं कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा क्या नाम है आपकी ग्रोथ भी देखी जाती है, ठीक है। और जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं रीजन में स्पिल होते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि एक सेक्टर का अगर क्या नाम है ग्रोथ हो रही तो बाकी चीज़ें भी इंटर रिलेटेड होती हैं, वो भी ग्रो करती हैं साथ में। और ये एविएशन सेक्टर अगर बूस्ट होता है इसके वजह से टूरिज्म सेक्टर भी और बूस्टअप होगा। इसके साथ जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, होटल, मार्केट, ये सारी चीज़ें भी, इसके वजह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो है लोकल के लिए हम वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट का एविएशन सेक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया 30 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो वो मोर देन 20 एयरपोर्ट बना रही है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में, ठीक है, 5 साल में। और गुवाहाटी को एज ए इंटर रीजनल हब बनाया जा रहा है, और अगरतला, इम्फाल, डिब्रूगढ़ में इंट्रा रीजनल हब्स बनाए जा रहे हैं। ग्रेटर फोकस दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये प्लान है कि आने वाले टाइम में 25,000 करोड़ रुपए, ये 3.58 बिलियन $, ये आगे वाले 5 साल में ये फैसिलिटेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे। और गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि आने वाले टाइम पे $1.83 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ में क्या ये करेंगे, एविएशन नेविगेशन सर्विसेज 2026 तक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने के लिए। लिबरलाइजेशन और ओपन स्काई पॉलिसी, जैसे जैसे ओपन सेक्टर और ज़्यादा ओपन हो रहा है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ रहा है। 6 एयरपोर्ट बनाए गए हैं मेजर सिटीज़ में जो कि पीपीपी मॉडल के अंदर में बनाए गए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अगर हम बात करें जो करेंटली 60% जो एयरपोर्ट ट्रैफिक है वो आज के टाइम पे पीपीपी मॉडल के अंदर में टैकल किया जाता है, और बाकी का जो रिमेनिंग 40% है उसको एएआई टैकल करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पार्टिसिपेशन जो है क्या नाम है प्राइवेट सेक्टर का आज के टाइम पे वो इम्प्रूव हुआ है, सर्विस लेवल इम्प्रूव हुई है और पैसेंजर एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव हुआ है।
और इंक्रीज ट्रैफिक राइट्स आर बीइंग इंजॉयड अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज़। इंडिया ने बहुत सारे ओपन स्काई एग्रीमेंट कर रखे हैं मल्टीपल नेशंस के साथ, जैसे यूएस, ग्रीस, जमाइका, जापान, फिनलैंड, श्रीलंका। और ओपन स्काई सर्विस जो है एग्रीमेंट, ये अलाउ करता है एयरलाइंस को, 2 कंट्रीज़ को, कि ताकि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ़्लाइट्स क्या नाम है एक दूसरे के बीच में कर सकें, ठीक है, बिना किसी जो रिस्ट्रिक्शंस के। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 लेकर के आई गई थी, जिसमें 22 एरियाज़ को कवर किया जाता है सिविल एविएशन सेक्टर में। इस पॉलिसी में होता है कि जो एयरलाइंस है वो अपने कॉमेंस कर सकती हैं इंटरनेशनल ऑपरेशंस को, साथ ही साथ अब 20 एयरक्राफ्ट या फिर अपनी जितनी टोटल कैपेसिटी है उसके 20% क्या नाम है को डिप्लॉय कर सकती हैं फॉर द डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए, जो भी हायर हो। और ये जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है ना इंडियन बेस्ड एयरलाइन सर्विसेज का, वो भी कहीं ना कहीं इससे इंक्रीज़ होगा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लाई गई थी उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, ये लॉन्च की गई थी इस पॉलिसी के अंडर में, जिसमें ये बताया गया था जो एयर ट्रैवल को है वो एक्सेस वो इम्प्रूव किया गया है। 2016 में इंडिया के टॉप 6 एयरपोर्ट जो थे वो 66% इंडिया का डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक करते थे, अब ये 55% पे आ गया है, ठीक है, कम हुआ है। इसकी वजह से जो ट्रैफिक पैटर्न है वो कहीं ना कहीं मेट्रो रूट से अब शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, जिसकी वजह से जो और भी रीजनल एयरपोर्ट्स हैं उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। टैक्स और ड्यूटीज़ की बात करें तो 100% टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया गया है एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को अगले 10 साल के लिए। और इंडियन एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चर, रिपेयर और ओवरऑल सर्विसेज प्रोवाइडर, इनको भी कहीं ना कहीं कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट किया गया है कस्टम्स और ओवरऑलिंग ड्यूटीज़ से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये अभी प्लान कर रही है तो जो रॉयल्टी है और जो स्टीप डिस्काउंट ये ऑफ़र कर सके लोगों को, जो लोग लीज पे रह रहे हैं रेंट करने के लिए एमआरओ फैसिलिटीज़ को, ठीक है। और यूनियन बजट 2022-23 की बात करें तो गवर्नमेंट ने मतलब 10,000 अप्रॉक्सीमेटली मतलब 11,000 करोड़ जो है वो सिविल एविएशन सेक्टर को एलोकेट किए हैं, और 600 करोड़ तो स्पेसिफिकली उड़ान स्कीम के लिए एलोकेट किए गए हैं। एफडीआई में इंकरेजमेंट दी जा रही है कि 100% एफडीआई क्या नाम है अलाउ कर दिया गया ऑटोमेटेड रूट के साथ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में, और वहीं पे 74% एफडीआई अलाउ किया गया ऑटोमेटिक रूट के अंदर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने कल भी बताया था। आप लोग आज ऐसा करो, अगर पढ़ा है तो कमेंट में बता दो, नहीं पढ़ा है तो गूगल करो तुरंत, और तुरंत उसको पढ़ के फिर कमेंट सेक्शन में बताओ। कॉपी पेस्ट मत करना कि वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, जो तुमने पढ़ा जो तुम्हें समझ में आया उसको लिखना। और 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूल में है शेड्यूल्ड, इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, डोमेस्टिक शेड्यूल, पैसेंजर एयरलाइन में एफडीआई क्या नाम 49% है। एफडीआई 49% से अगर ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। और एफडीआई क्या नाम है इनफ्लो जो है इंडिया के एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वो 3.54 बिलियन पहुँच चुका है 2000 से लेकर 2024-22 तक के 22 साल के पीरियड में, ठीक है। और चैलेंजेस कौन कौन से फेस कर रहा है एविएशन सेक्टर आज के टाइम पे, तो सेफ्टी कंसर्न्स की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कि बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे जा रहे हैं मेल फंक्शंस के फ़्लाइट के टाइम पे, और ये बताया जा रहा है कि लोअर टर्न अराउंड टाइम है एयरलाइंस का आज के टाइम पे मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो लो कॉस्ट एयरलाइंस है कहीं ना कहीं वो लो प्रायोरिटी देती हैं अपनी मेंटेनेंस को अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि वो टेक्नीशियंस ले लेती हैं क्वालिफाइड इंजीनियर की बजाय, तो उनको कम पैसे में वो हायर हो जाते हैं तो अपनी कॉस्ट बच जाती है उनकी। और रशिया और यूक्रेन वॉर जो अभी ऑनगोइंग, इसकी वजह से जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी भी कमी कहीं ना कहीं आ गई है, स्पेशली टाइटेनियम जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सेक्टर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर हैं वो कहीं ना कहीं पुअर फाइनेंशियल हेल्थ होती है उनकी, और कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा उसमें दिक्कत आने लगी है। तो कंसिस्टेंट लॉस की वजह से जो ऑपरेटर हैं कहीं ना कहीं उनकी कंपटीशन और उनकी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से और लॉसेस इंप्रूव रिड्यूस करने के लिए जो ऑपरेशन है वो अपना टर्न अराउंड टाइम जो है एयरक्राफ्ट का उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो मेंटेन और सेफ्टी एस्पेक्ट है उसमें भी कट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गए। और क्या क्या है, और एबंडेंस ऑफ रोबस्ट कंपटीशन, पॉलिसी को तो लिबरलाइज कर दिया लेकिन वहाँ पे अभी भी कहीं ना एब्सेंस ऑफ रोबस्ट का, पॉलिसी तो लिबरलाइज है लेकिन अभी भी स्टिफ रेगुलेशन इतने ज़्यादा हैं, बैरियर हैं कहीं ना कहीं सेक्टर में, ठीक है। अगर हम ये बात करें तो एंट्री बैरियर बहुत सारे हैं, जो नए लोग हैं उनको आने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उनके लिए। हाई फ्यूल प्राइजेस हैं जिसकी वजह से टैक्सेस उसमें इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा एयरलाइंस की कम होती जा रही है। और जो क्या नाम है फुल एफिशिएंसी पे पूरे अच्छी तरीके से जो काम है वो अभी एविएशन सेक्टर वो कर नहीं पा रहा है। पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट जो है वो इनएफिशिएंट है, और साथ ही साथ
उनकी मोनोपोली भी है एयरपोर्ट सेगमेंट में। और पुअर रूरल कनेक्टिविटी की बात करें, जो बहुत सारे एयरपोर्ट हैं वो एयर और ग्राउंड स्पेस को क्या नाम है कंट्रोल करते हैं, लेकिन अभी भी इम्पॉसिबल है कि रूरल और स्मॉल टाउन को लार्ज मेट्रो के साथ कनेक्ट किया जा सके। हाँ, तो उड़ान स्कीम का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए, लेकिन अभी भी जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो कभी भी पुअर है। पॉलिसी लैक्यून है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिसी गैप्स हैं जो कि एड्रेस होना चाहिए, जैसे एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, एयरक्राफ्ट रूल 1937 जो है वो आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न एयरोस्पेस है ना उसके साथ वो पेस में नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक गैप कहीं ना कहीं आ जा रहा है पॉलिसी और जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है उसके बीच में। और जो इंक्रीज कॉस्ट है ना इंडस्ट्री की, उसकी वजह से जो पैसेंजर ग्रोथ है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है। कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, तो सबसे पहला क्या है कि मतलब वे फॉरवर्ड क्या क्या है आगे के लिए। तो स्टैचुरी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उसके अंदर वेल स्टाफ करने पड़ेगा और इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो और DGCA जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविएशन अथॉरिटी, इसको जो हेड करना चाहिए वो कहीं ना कहीं एक ऐसा एविएशन प्रोफेशनल होना चाहिए, ना कि कोई ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है उसको एविएशन सेक्टर में भी प्रमोट करना चाहिए। यंग एंटरप्रेन्योर को ये ड्राइविंग फोर्स बनाना चाहिए ताकि वो हाईटेक कंपनीज और डिस्टर्प्ट जो है कन्वेंशनल बिजनेस को वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें भी आ सकें। और एयरपोर्ट डेवलपर जो हैं उनको कहीं ना कहीं वाइडर रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जैसे रिटेल की, एडवर्टाइजिंग की, व्हीकल पार्किंग की। और फ्यूचर ऑपरेशंस जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट करेंगे ऑपरेशनल इफिशिएंसी के लिए। लाइक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट गगन है अभी जो डेवलपमेंट फेज में है, वो कहीं ना कहीं उसका जो एक्सेस है वो कहीं ना कहीं ये एविएशन सेक्टर को मिलना चाहिए, जिससे वो अच्छी तरीके से नेविगेट कर सकें। रिफॉर्म होने चाहिए एरिया ऑफ नेविगेशन में पैसेंजर के लेकर के एयरलाइन ग्रोथ के लिए, जैसे उसमें एयर कार्गो हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, एविएशन फ्यूल टैक्सेस जो हो गए स्टेट और सेंट्रल के, ठीक है। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल के जो क्या नाम है चीज़ें हैं, उन चीज़ों को रिगार्डिंग जो रिफॉर्म्स है वो होने चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ पायलट और टेक्नीशियंस हैं जो आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड है इंडिया में, ठीक है। तो एयरलाइंस जो होनी चाहिए वो फॉरेन पायलट्स के लिए लुकअप नहीं करनी चाहिए, इंजीनियर्स के लिए, और अपने जो इंडिजीनियसली जो हमारे यहाँ के जो पायलट्स और वो हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हमें उन्हें और ज़्यादा इंकरेजमेंट देना चाहिए। और ये बोला जा रहा है कि हमें जो इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का और एयरक्राफ्ट रूल जो है 1937 के, तो उनको कहीं ना कहीं आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी एयरोस्पेस और ग्रोथ के साथ उनको हमें पेस में लाना चाहिए और उनमें हमें थोड़े न्यू अमेंडमेंट करने चाहिए, ठीक है। तो एविएशन सेक्टर में मैंने बता दिया प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, उसके वे फॉरवर्ड क्या क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या रही हैं, ठीक है। इश्यूज़ के जो थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसको अपने नोट्स में कर लेना। एक आखिरी आर्टिकल आज का हमारा ये है कि RDI ने अभी एक्सपेंड किया है स्कोप ऑफ यूज़ एंड फाइल। तो यूज़ एंड फाइल का मतलब क्या है कि पहले क्या था कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को ना पहले एक प्रोडक्ट बनाना पड़ता था, उसके लिए आपको पहले फ़ाइल करना पड़ता था एक, कि आप कंपनी को IRD अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो, फिर वो जब उसको अप्रूव कर देगी सारी चीज़ें, फिर आप उसको यूज़ करोगे एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, कि आप मार्केट में लेके आओगे। इन्होंने अब प्रोविज़न चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया है अब कि आप पहले उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो, फिर आप उसको करो, फिर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम आप उसको फिर फाइल करो, ठीक है। तो पहले आपको फाइल कर यूज़ करना है, फिर आपको फाइल करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक ईज़ ऑफ डूइंग क्या नाम जो है वो कहीं ना कहीं इन्होंने इंक्रीज़ किया IRDA में, ठीक है। अलाउिंग इंश्योरेंस टू लॉन्च अ प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन सबमिट द डिटेल्स टू द रेगुलेटर, ठीक है। लॉन्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को बिना प्रियर अप्रूवल के, फिर इन्हेंस होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंकरेज करेगा स्विफ्ट रिस्पॉन्स। यूज़ एंड फाइल प्रोसीजर जो होगा वो सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे लागू होगा, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें इस आर्टिकल में, 3 चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी। इंश्योरेंस के बारे में देख लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट ऑफ IRDI जो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया में। और ये स्टैचुरी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 के अंडर में बनाई गई थी। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी? मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे बनी थी। और ये जो कंपनी है ये रन करती है बिज़नेस ऑल कंपनीज़ जो क्या नाम है इंश्योरेंस बिजनेस को अगर उसको रन करना है तो उसको IRDA के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करें तो 10 मेंबर की बॉडी जिसमें एक चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 5 फुल टाइम मेंबर हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। जो भी मेंबर होते हैं IRDI के वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करती है। पहले इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था 2001 तक, अब उसका हेडक्वार्टर कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में है। IRDA के फंक्शंस क्या क्या हैं
ये रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, विड्रॉल, सस्पेंशन और कैंसिलेशन देखती है एप्लीकेंट्स का जो कि इंश्योरेंस बिजनेस चलाना चाहते हैं। ये जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं इंडिया में, उनका प्रोटेक्ट करती है उनकी इंटरेस्ट को। ये कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है रेट जो होते हैं, एडवांटेजेस, टर्म और कंडीशन जो होते हैं, जो इंश्योरर होता है वो जो ऑफ़र करता है इंश्योरेंस बिजनेस में, ठीक है। और एंड नॉट सो कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। Control and regulation of rates that may be offered by insurance respect general insurance business, not so controlled and regulated by tariff advisory body, ठीक है। रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग ए मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी। हाँ, तो सॉल्वेंसी का एक रेगुलेट और मेंटेन करती है कि जो कंपनीज है वो कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंट ना हो जाए। स्पेसिफाई करती है क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट और ट्रेनिंग इंटरमीडिएटरीज और एजेंट्स के लिए। स्पेसिफाई करती है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स, कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। और डिस्प्यूट के बारे में बात करती है कि इंश्योरर्स और इंटरमीडिएटरीज और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं इनके बीच में जो डिस्प्यूट्स होगा वो कैसे रिजॉल्व हो किया जाएगा। सुपरवाइज़ करती है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी जो होती है, उसके जो फंक्शनिंग होगी उसको वो सुपरवाइज़ करेगी। ये कॉल करती है इंफॉर्मेशन के लिए, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन कंडक्ट करती है, इन्वेस्टिगेशंस, ऑडिट करती है इंश्योरर्स को, इंटरमीडिएटरीज को, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज को और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को जो इंश्योरेंस बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं। प्रमोशन ऑफ कंपटीशन करती है ताकि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो इन्हेंस हो सके, साथ में जो कंज्यूमर की चॉइस है वो इंक्रीज़ हो सके और जो प्रीमियम है वो लोअर हो सके। IRDA के मिशन की बात करें तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात कर लेते हैं इंडिया में, तो पेनिट्रेशन रेट जो है हेल्पफुल करता है इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ को देखने में। पेनिट्रेशन रेट की हम बात करें तो जो रेशियो डिफाइन किया जाता है ऐसे कि जो रेशियो है प्रीमियम का वो अंडर रिटर्न है एक पर्टिकुलर ईयर में टू द GDP, कितना प्रीमियम हम अंडर रिटर्न करें किसी साल में एज कम्पेरिजन टू द GDP, ठीक है, रेशियो निकालते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, जो ग्रोथ है इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में वो ना कि बस ग्रो फास्टर रेट पे हो रहा है, साथ ही साथ जो मोस्टली पॉलिसी होल्डर्स है वो सेविंग्स बेस्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं आज के टाइम पे। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, जो पेनिट्रेशन रेट है वो 4.2% था 2021 में, और जो 2000 की अगर हम बात करें तब कितना था, 2.7% था। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो 2 पैरामीटर पे मार्क किए जाते हैं। पहला इंश्योरेंस पेनिट्रेशन विच मेजर द रेशियो ऑफ टेट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम टू द GDP, और इंश्योरेंस डेंसिटी विच इज़ द रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द पॉपुलेशन, ठीक है, इन 2 पैरामीटर पे जज किया जाता है। तो मैंने आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड भी जो चीज़ें थी, IRD से रिलेटेड प्रोविजन थे, वो सारी चीज़ें आपको बता दी। डिस्कशन मैंने सारी आर्टिकल्स जो थे इंपॉर्टेंट आज सारे कर दिए हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो देखो, आज फिर से 1 घंटा 50 मिनट की हो गई, इतने सारे आर्टिकल डिस्कस। संडे था, कोई एडिटोरियल वगैरह नहीं आए थे, तब भी 2 घंटे लग जाते हैं यार, आराम से थक जाता हूँ मैं, मुंह दर्द करने लगता है बोलते बोलते, लेकिन कोई नहीं, चलो अच्छा आर्टिकल था, डिस्कशन तुम लोगों को समझ में आ जाए बाकी, ठीक है। और जो मैंने बताई हुई ये सारी चीज़ें, जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके बारे में थोड़ा आंसर कर दिया करो यार कमेंट सेक्शन में, तुम ही लोग का रिवीजन होगा, बाकी मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो हो ही जाता है, मैं बोलता हूँ तो ओके, चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट।